Hi, a very warm welcome to Dantu. My name is Shilpi Kaushik and I'm your chemistry master teacher and board examinations are near. So बहुत ज़्यादा important है कि हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें. जो ऑफिशियल सीबीएसई से रिसेंटली जो इस साल का सैम्पल पेपर आया है दैट इज 2025 का, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व ही नहीं किया. सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम में, जिसके लिए वी हैव टू डू दिस सैम्पल पेपर फर्स्ट. तो आज का जो ये सेशन होगा, पूरा सेशन इज completely dedicated to the sample paper solving. तो पूरा सेशन अटेंड करना एंड आई एडवाइज यू, मेरे साथ ही सेशन को जब देखोगे तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चेक करो, बिकॉज दिस इज बोर्ड एग्जाम है ना. तो जेई की तरह नहीं है कि अगर आंसर नहीं आया वी डोंट गेट मार्क्स. वहां पे या तो सही है या गलत है, यहाँ पे स्टेप्स की मार्किंग भी होगी. सो प्लीज चेक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली कि कितने स्टेप्स तुमने सही किए हैं, आंसर फ्रेम करने का तरीका क्या है, राइट. सो जेईई एंड बोर्ड्स में इफ यू सी सिलेबस में देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. दोनों ही एनसीईआरटी अलाइंड है कंप्लीटली, बट द मेजर डिफरेंस इज हाउ यू राइट द आंसर. ठीक है, तो आंसर फ्रेमिंग करना कैसे होगा, कैसे हमें फुल मार्क्स लेने हैं, वो आज हम देखेंगे. और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जो भी आपके सेशन के नोट्स होंगे, इस सेशन की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करा दूंगी राइट आफ्टर द क्लास. तो मेक श्योर उसको डाउनलोड करके आप एक बार खुद से भी रिविजन कर लें इस सैम्पल पेपर का. ठीक है, बाकी टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेशंस आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं. राइट, जस्ट वन थिंग आई वुड वांट टू टेल यू गाइस, एचपी गुरुकुल जो है दैट इज द एक्सक्लूसिव जो मेंबरशिप है इस चैनल की है. तो जिस को अगर आप ज्वाइन करते हैं, आई थिंक द फीस इज वेरी लो. ठीक है, 100 रुपए से भी कम है पर मंथ. सो इफ यू ज्वाइन दैट एचपी गुरुकुल, तो उसमें आपको गदर सीरीज मिलता है, जिसमें आपके अप्रैल अटेम्प्ट की जो है हम जेईई एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं. एंड गदर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज, जानते होंगे है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू गेट इन द एचपी गुरुकुल. उसके साथ साथ हम एचपी गुरुकुल में और एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपके जेईई के अलावा एग्जाम होंगे, लाइक वी हैव बिटसैट, वी हैव वीआईटी, एमएचटी, सीटी, इन सबकी प्रिपरेशन भी get it done in the HP गुरुकुल. ठीक है, एक्सक्लूसिव कॉलेज इन्फॉर्मेशन, पीवाईक्यू सॉल्विंग, माइंड मैप सेशंस, ये सब आपको मिलता है. सो यू गाइज कैन एनरोल इनटू इट. अगर आपको लगता है कि यू आर डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जाम, तो यू शुड ज्वाइन दिस. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू आवर सैम्पल पेपर. आपका केमिस्ट्री का पेपर 3 घंटे का होगा. ठीक है, सैम्पल पेपर के इंस्ट्रक्शंस, मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होगा. यू गाइस नो दिस. 33 क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर. कुछ सवालों में इंटरनल चॉइसेस दी हुई होंगी, तो उसमें से और करके लिखा होगा, यू टू अटेम्प्ट वन. ठीक है, सेक्शन कितने हैं? 5 सेक्शन है. सेक्शन ए के अंदर 16 एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्क ईच. सेक्शन बी में आपको 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच. आंसर लिखते हुए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ओवर राइटिंग मत करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 नंबर का है. सेक्शन डी के अंदर 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हर केस बेस्ड 4 नंबर का होगा, तो 8 नंबर यहाँ से आएंगे. सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा. यूजुअली सब पार्ट्स में ही आता है, तो करना आसान होता है. ठीक है, चलिए. सो अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का जो सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने दिया, तो लेट्स गो टू दिस. क्वेश्चन कहता है अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड. तो अपने पास दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड, जिसका हम कर रहे हैं अमोनोलिसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं. ओके, अगर देखो मैंने इथाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस कराई, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से NH3 को मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो HNH2 लिख सकते हैं ऐसे. तो वी नो दैट HCl को बाहर करना है, वी विल रिमूव HCl एंड वी आर गोइंग टू गेट अ प्राइमरी अमीन CH3CH2NH2. ठीक है, क्या है ये? प्राइमरी अमीन है, HCl बाहर हो गया. ओके, ये रिएक्शन अगर आप एक्सेस में रिएक्टेंट्स को लोगे, यू नो रिएक्शन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे एक स्टेप रिएक्शन हमने की, HCl एलिमिनेट हुआ, वी हैव अ प्राइमरी अमीन. आगे क्या बोलता है? कहता है ये जो अमीन बना है ये रिएक्ट करता है 1 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ. तो ये अमीन मिथाइल क्लोराइड के साथ फिर से रिएक्ट करता है, CH3Cl. ठीक है, अच्छा, गिव्स एन अमीन, ये एक अमीन देगा जो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. अब देखो फिर से रिएक्शन करी, तो एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, वापस से HCl बाहर जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट अ सेकेंडरी अमीन. यस, CH3CH2NH एंड यहाँ ये CH3 एज इट इज. तो ये क्या है? ये एक सेकेंडरी अमीन है, हमें एक सेकेंडरी अमीन मिला रिएक्शन सीरीज से. पहला प्रोडक्ट कहता है
कि सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्यूबल विद इन एन अल्कली। बिल्कुल गलत बात है। हिंसबर्ग रिएजेंट अगर हम लेते हैं, देखो ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन बेटा ये डिस्टिंग्विश हिंसबर्ग टेस्ट तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है। प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो सॉल्यूबल होता है अल्कली में। सेकेंडरी अमीन के साथ हिंसबर्ग रिएक्शन जरूर करता है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो सॉल्यूबल नहीं होगा अल्कली में, क्योंकि कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता एसोसिएशन के लिए। ठीक है, अगर टर्शियरी अमीन होता है तो रिएक्शन ही नहीं होता हिंसबर्ग के साथ। तो एक बात बताओ, अगर सेकेंडरी अमीन की, देखो मैं रिएक्शन ही करके दिखाती हूँ तुम्हें, पीएचएस, थोड़ा सा समझ लो इसको, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन विद लोन पेयर अटैक करता है सल्फर पे। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे गया, जब वापस सल्फर पे आया तो यहाँ से Cl निकलता है ना। इस तरीके से थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो देखो वी गेट पीएच एस डबल बॉन्ड ओ Cl यहाँ से निकल चुका है तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा N+H, ये मिथाइल और ये इथाइल। ठीक है, अब ये H जो है नाइट्रोजन के प्लस को हटाने के लिए H यहाँ से निकल जाता है, तो वी गेट अ प्रोडक्ट विच इज, देखो ये प्रोडक्ट बनता है पीएच एस डबल बॉन्ड ओ N मिथाइल और ये इथाइल। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट अगर तुम इसे NaOH में डालोगे तो NaOH के अंदर ये इनसॉल्यूबल होता है। क्यों? नाइट्रोजन के पास कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो इसमें एसोसिएशन करके उसे सॉल्यूबल कर सके, तो ये तो गलत बात है। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ये नाइट्रोजन देता नहीं, प्राइमरी अमीन ऐसा करता है, सेकेंडरी नहीं करता। रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्यूबल इन अल्कली, ये सही बात है। फिर कहता है डज नॉट रिएक्ट, हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, टर्शियरी होता तो नहीं करता। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से देख लो, काफी चीजें रिवाइज हुए। तो अमीन्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, अमोनोलिसिस को यूज करके इसने आगे हिंसबर्ग रिएजेंट को ऐड करा के क्वेश्चन पूछा था। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, बट अगर पढ़ा था ठीक ठाक अमाइंस तो कर सकते थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी से अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार तुम्हें क्लासेस में कराया भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में शुरू में टेबल्स दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन डाला है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अपन कैसे निकालते हैं, देखो चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, यही होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं चार्ज के बेसिस पर जाऊं तो एक बात बताओ, कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, कार्बन की अराउंड 2.5 2.4 लेते हैं, फ्लोरीन इज 4.0। इसके बाद वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो CCl बॉन्ड का चार्ज इतना नहीं होगा, देन CBr देन Ci। ठीक है, देन Ci, ये होता है। तो अगर मैं चार्ज के बेसिस पे डिसाइड करूं तो कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट उसकी होनी चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे ना डिस्टेंस भी मैटर करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है, फ्लोरीन एक छोटा एलिमेंट है, बॉन्ड लेंथ के मामले में कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बेटा कार्बन फ्लोरीन से बड़ी हो जाती है। यस, और ये करता है डोमिनेट। जब भी दो फैक्टर्स होते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड क्या निकलता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर ही हमेशा डिसाइड करता है। तो CCl वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड होता है, इन दो में ही मेनली कंपेयर करा रही हूँ, बाकी रेगुलर ट्रेंड है। तो CCl है ना, CCl की डाइपोल मोमेंट ओवरऑल CF से ज्यादा हो जाती है। हालांकि चार्ज CF का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां ज्यादा है, बट डोमिनेट डिस्टेंस करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस डोमिनेटिंग से डाइपोल मोमेंट CCl की ज्यादा होती है CF से, तो CH3Cl जो है वो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का ही बात है ये। ठीक है, आगे चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था। सवाल कहता है मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 विद द मेटल्स इन कॉलम 2। ठीक है, मैच करना है। ओके, क्वेश्चन कहता है एक्टिनॉइड हैविंग कॉन्फिगरेशन, ये ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ल्यूटेनियम में यू छोटू होना चाहिए, इसको ठीक कर लेते हैं, ये छोटा यू है। ठीक है, ओके चलो आओ जरा क्वेश्चन देखो। एक बात देखो, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड, तीन पार्ट्स में से दो लेंथेनॉइड है, एक ही एक्टिनॉइड है। तो अगर तुम्हें सिर्फ इतना बताओ ना, इनमें से एक्टिनॉइड कौन है,
तो भी ये सवाल हो जाता है सीरियम, ल्यूटिटियम, क्यूरियम, तो वी नो दैट क्यूरियम इज गोइंग टू बी एन एक्टिनॉइड। तो ये तो भाई सिंपल था। एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशंस ना भी पता हो तो चलता है कि यूजुअली एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन पेपर में नहीं पूछी जाती है, रीजन बीइंग वो रेडियो एक्टिव होते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ एलिमिनेशन करके भी आप सवाल निकाल सकते थे। या फिर आप देखो 5F आपने फिल किया है ना, एक्टिनॉइड है तो पता होता है क्यूरियम है, तो वी कैन जस्ट मैच इट डायरेक्टली, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है लेंथेनॉइड जिसकी 4F कंप्लीटली फिल्ड है। एक बात बताओ, लेंथेनॉइड जो आखिरी वाला लेंथेनॉइड होगा उसका 4F कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो अगर तुम्हें ये भी पता है लेंथेनॉइड्स जो है लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूटिटियम लास्ट वाला होगा जिसमें 4F फिल्ड होगा, तो बता सकते हो सेकंड बी से मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, लेंथेनॉइड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बेटा, सीरियम होता है। अगर सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सीरियम +4 आराम से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 होती है। भले ही सीरियम 4+ में एक नोबल गैस जैसा क्यों ना हो, बट बहुत अच्छी टेंडेंसी रखता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 3+ में जाने के लिए। तो इट वांट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, है ना, अपना रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। तो ये तो खैर आगे हम चीजें करेंगे, बट आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर क्या बनेगा, 1 सी से मैच करेगा, ओके, 2 बी से और 3 1 से। तो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। चेक करो खुद भी कितने आंसर सही कर रहे हो, ठीक है। अगला सवाल कहते हैं स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो एल्केन्स और आइडेंटिफाई करिए कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया है बॉइलिंग पॉइंट में, कुछ वैल्यूज दी गई है 277, 346, 364, 375, 1 2 3 4। क्वेश्चन में कहता है स्टडी द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। तो पहले तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे पढ़े होगे बार बार कंफ्यूज होगे। एक तो ब्रोमोमीथेन दे रखा है, ब्रोमोमीथेन, मीथेन एक ही कार्बन है ना, सो ब्रोमोमीथेन। चलिए तो सबसे छोटू है 2 ब्रोमोब्यूटेन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 ब्यूटेन बनाओ, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन है, 2 के ऊपर Br है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। और क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, और क्या है, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन बनाओ, मिथ इथ प्रोप, 2 के ऊपर क्या है ब्रोमो है और 2 पर ही मिथाइल है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ही पता होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के, मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो कभी भी आइसोमर्स की बात कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होता है ब्रांचिंग के, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ते ही ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ये दो चीजें पता है सबको, यू गाइस शुड नो दिस। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये चीज पढ़ते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे कम है, पहले तो देख लो, जो ब्रोमोमीथेन है उसका मास सबसे कम है। तो यहाँ पर आ जाओ, इस ग्राफ में ये जो 1 है ये कौन होना चाहिए, ब्रोमोमीथेन, दिस इज ब्रोमोमीथेन, ठीक है, सबसे कम मास है इसका। आगे आइसोमर्स हैं तीनों। अब इन आइसोमर्स में देखो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है थर्ड वाले में, विच इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सेकंड लोएस्ट इसका होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपको 346 दिया है वो इसी के लिए है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो इन दोनों में कंपेयर करें तो कहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें, विच इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये जो 3 में है दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। और फोर्थ में सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन का, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन का। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है ये डी आई थिंक मैच हो रहा है। देख लो ऊपर लिखा है 1 कौन सा है, ब्रोमोमीथेन, फिर ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 वाला कौन है 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये 1 ब्रोमो, ठीक है। समझ गए। तो सिंपल सी दो चीजें देखी, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मासेस सेम आइसोमर्स है, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने से वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन, आर रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट इज। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको आर की दे रखा है, आर नॉट, विच इज 4.62 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ठीक है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, अगर रेट कांस्टेंट है 2.31 इंटू 10⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो ये कि मैम कैसे निकाले टी हाफ, जब हमें ऑर्डर ही नहीं दिया, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो
ऑर्डर ना भी दिया हो, मैंने कई बार ये चीज क्लासेस में समझाई है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर तुम ऑर्डर पता लगा सकते हो, और मतलब तुम्हें कोई जनरल फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का तो आंख बंद करके पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर की वही आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती है जो कॉन्सेंट्रेशन की होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपका जो रेट की होती है, सॉरी, जो रेट की यूनिट्स होती है वही रेट कांस्टेंट की, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। और जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसमें सिर्फ टाइम इनवर्स उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है। तो साफ पता चला है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो रेट मैं कैसे लिख सकती हूँ, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो, ठीक है। अब ये जीरो है तो वन हो गया, तो रेट की यूनिट रेट कांस्टेंट के ही बराबर होती है ना, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, जीरो है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है बेटा वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 4.62 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, ठीक है, ओके। और 2 इंटू के की वैल्यू है 2.31 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो पता चल रहा है कैंसिल हो जाएगा पूरा, वी गेट 1 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर सकते थे, आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बोलो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी, आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, कहता है व्हेन C6H5 एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कहता है ट्रीट किया है पानी के साथ तो प्रोडक्ट बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत आराम से कर सकते हो। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HOH वाटर को इस तरह ऐड करेंगे, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट C6H5COOH, एक तो बेंजोइक एसिड मिलेगी, और इधर से CH3COOH एक एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बनेगी। तो बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड इजी कर सकते हो, आई थिंक अब तक क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो वर्नर्स थ्योरी का सवाल है, क्वेश्चन कहता है x एंड y इन द अबव टेबल आर, मतलब बिलो टेबल मान लो, है ना, जो नीचे टेबल है, x और y क्या है। फॉर्मुलेशन किया है कोबाल्ट क्लोराइड का और अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस का, वर्नर्स थ्योरी, ओके। कहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स का, तो इसका कलर येलो है, इसमें पर्पल और ये ग्रीन है। सोल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास जिसमें एक आयन बन रहा है, और यहाँ पे ये हमारी आयनाइजेशन स्फीयर है जो बाहर है, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, देख के ही पता चल रहा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट को ये करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। एक ये वाला एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका एक आयन, और जो तीन आयनाइजेशन स्फीयर में है ये 1:3, एक केटायन एक एनायन, ठीक है, सॉरी एक केटायन और 3 एनायंस, राइट, इस तरह 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट कहता है ये कॉम्प्लेक्स 1:2 है, ये देखो ये पूरी यूनिट 1 और ये 2 एनायन है 1:2, तो ये कह रहे हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, तो ऑप्शंस को चेक करते हैं, आ जाओ। एक्स एंड वाई, तो एक तो 1:1 ये नहीं है ना, y की वैल्यू 1:3 आएगी, हमने निकाल लिया। अब या तो आंसर A सही है या B सही है। अब A में देखो ये जो x है ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये x, और यहाँ पे 1:1 को कर रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया था ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ क्या आएगा, तो वी गॉट आवर आंसर ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर कोबाल्ट है हमारे सामने, अमीन कितने हैं, 4 लिगेंड्स 2 Cl है, ये प्लस एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है केटायन और एक ये, तो ये 1:1 एक केटायन एक एनायन को करस्पॉन्ड कर रहा है 1:1, तो यहाँ पे यही होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। कर पा रहे हो क्वेश्चंस, जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी कितने क्वेश्चंस आपने सही कर लिए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हो गया ना अपना, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताओ कितने क्वेश्चन सही हैं। आगे देखो, कहते हैं which of the following contains only beta D glucose as its monosaccharide unit। इसमें कौन सा बीटा डी ग्लूकोज को ही कंटेन करता है। बायोमोलिक्यूल्स का बहुत सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है तो गलत किया है बेटा, आराम से कर लो। मैंने बहुत सारे जेई के लिए सेशंस ले रखे हैं, उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा है, तो तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। उससे 2 फायदे होंगे, बोर्ड्स तो पूरा कवर हो जाएगा, साथ में जेई भी जब तुम अप्रैल में दोगे उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी,
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट बेटा सेल्यूलोज के अंदर होती है, बाकी सब में अल्फा है। सेल्यूलोज का इसीलिए मैंने बोला भी था तुम्हें कि ह्यूमन बॉडी है ना, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, बाकी सिर्फ एक OH की कॉन्फ़िगरेशन बदलने से इतना फर्क पड़ता है। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। बाकी सब में देखो स्टार्च में सिर्फ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। थोड़े याद रिवाइज कर लेना स्ट्रक्चर्स को। अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे ज्यादा होगी जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो चेक कर लो, मैंगनीज 2+, मैंगनीज होता है D5S2, तो D5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होंगे, तो ये 5। तो या तो B और C तो बिल्कुल गलत है। एक और कोई, टाइटेनियम 3+ सबसे कम होगा, D1 ही होगा, ठीक है। क्रोमियम के अंदर जाओगे, क्रोमियम इज 3D5 है ना, आपका 4s1 होता है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s का एक चला जाएगा, 3D5 में से आपके 2 निकल जाएंगे, तो 3D3 है ना। तो क्रोमियम 3+ में आपका D3 रहेगा, तो दिस इज 3। Fe2+ में आयरन क्या होता है, D6S2, ठीक है। तो आयरन 2+ में बताओ D6 आपका होता है, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 3 4 5, ठीक है। ओके चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट इतना, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज। बहुत आराम से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डोंट गो टू कंप्लीशन, हम जानते हैं इसे, काइनेटिक्स पढ़ा है ध्यान से तो ये बात पता होगी। सॉल्व, कुछ बच्चे सॉल्विंग में घुस जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। कंफ्यूजन है तो आप एक्सप्रेशन लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला फर्स्ट ऑर्डर का, एंड यू विल रियलाइज कि ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट टाइम पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो अगर ये पढ़ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट देके टाइम पूछा है कंप्लीशन का, तो होगी नहीं कंप्लीट। मैथमेटिकली देखना, आप इसका एक्सप्रेशन लिखकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। e⁻⁻kt को 0 होना पड़ेगा अगर रिएक्शन कंप्लीशन कराना है, जिसका मतलब t इन्फिनिटी, जो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब। अच्छा, लैब में एनिलीन बनाने की जो है तैयारी चल रही थी, ठीक है। कहता है she took a compound X and reduced it in the presence of nickel as a catalyst। तो निकल एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसने उसका रिडक्शन करा, ठीक है। कहता है क्या हो सकता है ये कंपाउंड। तो बेसिकली बेटा आप को ऑप्शंस में नाइट्रो ग्रुप दिया गया, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो हेक्सेन, बेंजोनाइट्राइल, नहीं हम प्राइमरी अमीन हम एनिलीन बना रहे हैं, 1 हेक्सेन नाइट्राइल। सिर्फ नाइट्रो बेंजीन ही अगर आप लेंगे तो हमें पता है नाइट्रो बेंजीन का डायरेक्ट अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट एनिलीन। NO2 ग्रुप NH2 के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। यही काम हम यहाँ भी कराते हैं। अगर मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन अगर अपन लेकर चलते हैं तो भी हमने देखा है कि नाइट्रोज जो है NH2 में रिड्यूस हो जाते हैं। तो नाइट्रो बेंजीन इसका आंसर है। बहुत सिंपल MCQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कौन है जो ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा। तो यार एक चीज बताओ, ऑक्साइम के साथ अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। और कहीं ऑप्शंस अगर चेक करो तो सिर्फ एक ही कीटोन दे रखा था, ध्यान से देखो, C+O CH3 एसीटोन दे रखा था। तो क्या करना है अपने को, यहाँ से वाटर को निकाल देना है, यही करते हैं हम इनमें, यस, अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन, और बाकी इसको एज इट इज वी आर गोइंग टू कनेक्ट और वाटर गोज आउट, ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो एक आपको कीटोन एक ही दे रखा था, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है असर्शन में कि एक कॉम्प्लेक्स है दैट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के पास, जबकि इस कॉम्प्लेक्स के पास पैरामैग्नेटिक नेचर है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। किसके लिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो क्या ये बात सही है? Mn, चलो एक बार चेक करते हैं, देखो
ये कॉम्प्लेक्स जो दिया है इसमें मैंगनीज इज +3, मैंगनीज +3 है, ठीक है। मैंगनीज क्या है, D5S2, मतलब 3D4 है अपने पास। D4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, तो पेयरिंग होएगा। तो जो आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे ये पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसने पेयरिंग कर ली तो प्लीज ध्यान देना कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 और 4, ऐसे ही होगा कुछ, देखो, ठीक है। ये 2D खाली, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि यहाँ पे देखो, अगर इस केस की हम बात करें, दिस इज ऑल्सो 3D4 विद अ वीक फील्ड लिगेंड, जहां पेयरिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4, चारों के चारों जो है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एसर्शन बिल्कुल सही है, एसर्शन इज ट्रू बेटा, एसर्शन ट्रू है, ठीक है। फिर कहता है ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो अंदर 2D खाली है, तो 2D ये वाले, फिर उसके बाद 4s है ना, P अगर आप यूज करोगे 3 तो D2sp3 बनेगा। जबकि यहाँ देखो अंदर एक D खाली है, ऑक्टाहेड्रल के लिए इनर ऑर्बिटल 2D होने चाहिए, तो ये आउटर वाले D यूज करेगा, दिस विल बी sp3d2, बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रो का सवाल था, काफी अच्छा पेपर बनाया गया है। अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट्स को सही से चेक किया है, तो जिस बच्चे ने प्रॉपरली अगर पढ़ाई करी होगी, अच्छे से एनसीईआरटी का थॉरो रिवीजन किया है, वो इस पेपर को कर लेता है आराम से। ओके, ऑडियो वीडियो में कोई भी इशू हो तो यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, हमेशा बता सकते हो, आई एम वाचिंग यू गाइस, ठीक है। देखो, assertion कहता है for strong electrolytes there is a slow increase in molar conductivity with dilution and can be represented by the equation ये। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिबाई हकलॉन से अगर इक्वेशन को अगर हम याद करें तो कुछ स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा आता था कि ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, इधर मोलर कंडक्टिविटी अपन पढ़ते थे। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के साथ साथ हमें पता है कंडक्टिविटी मोलर बढ़ती थी, है ना, स्लोली इंक्रीज करती थी, और इट यूज टू टच दिस एक्सिस एक्सट्रापोलेशन करने पे। बात सही की गई है, लेकिन इक्वेशन गलत है बेटा। इक्वेशन में यहाँ पे इसने दिखाया मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन, नहीं, उल्टा है थोड़ा। मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन C पे इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ C होता था। ये हल्का सा उसने चेंज किया तो गलत हो जाएगा, बहुत बच्चों ने इसे सही समझा था। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A फॉर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। A के बारे में जब आप पढ़ते हो, कुछ किताब में इसको B भी लिखा होता है, दैट इज फाइन, इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट, है ना, नेचर पे डिपेंड करेगा ये, आपने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन जो है वो ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिंपल सवाल है, दिस इज ट्रू। ग्लूकोज में कोई फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, टू शो दिस एडिशन रिएक्शन, तो ये हो ही नहीं पाता रिएक्शन, है ना, उसके स्ट्रक्चर में आपको पता है फ्री नहीं है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये ट्रू चीज है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। रीजन कहता है ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जिसको पायरेनॉस बोला जाता है, यस, और फ्रक्टोज के फ्यूरेनॉस फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज की पायरेनॉस होती है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ही जो है ट्रू है बेटा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द असर्शन, ये बात सही होगी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, टी हाफ इज ए नॉट और डिवाइड बाय 2k, किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए था। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ तो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, गलत है। फिर रीजन कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है, ये सही है। देखो, कोई भी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अपने पास, तो हम उसका रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर जो जीरो है, तो रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है, ये ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, कह सकते हो, यस। तो एक क्वेश्चन करके ना कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में पता चलेगा कि एग्जामिनर का भी माइंडसेट कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन ए अपना बस खत्म होने वाला है, अब हो गया है, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं नेक्स्ट इज 1 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, एट टेम्परेचर 293, जब 293 केल्विन है टेम्परेचर, तो कहता है हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 76.48 किलो बार्स है।
What would be the solubility of nitrogen vary? How would it vary at a temperature above 293? तो कहता है टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ा दिया तो वैल्यू जो है हेनरी कांस्टेंट की इट राइजेस टू 88.8 किलो बार। तो क्या बोल रहा है, कहता है हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी। तो कहते हैं सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा अगर हेनरीज कांस्टेंट हमने बढ़ा दिया। इसके लिए हमें हेनरीज लॉ का सिंपल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो हेनरीज लॉ के अनुसार बेटा जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस एंड लिक्विड का वो किसके बराबर है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन जो होता है यही उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन भी करता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूं तो पार्शियल प्रेशर अपॉन KH सॉल्युबिलिटी के बराबर है। यहाँ से पता चलता है सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट का उल्टा रिलेशन है। तो आपने क्या किया, आपने हेनरीज कांस्टेंट को बढ़ा दिया है 293 केल्विन से ऊपर हेनरीज कांस्टेंट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरीज कांस्टेंट बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी पक्का ही घटी होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो गई होगी। तो हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्लियर कट हेनरीज लॉ। देख लो कैसे फ्रेम करोगे एग्जाम में, solubility is inversely proportional to values of Henry's constant। on increasing the temperature nitrogen gas becomes less soluble क्योंकि उसकी Henry's constant की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस Henry's लॉ का एक्सप्रेशन पता होता, वहां से आंसर पता चल जाता है ना कि KH और solubility inversely related है, they don't go hands in hands, ये inverse जाएंगे। ठीक है, कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, बी पार्ट था उसी क्वेश्चन का, कहता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, इनको मिक्स कर दिया टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है अपने पास और हमने लिया है एसीटोन, इनको मिक्स करके एक एजियोट्रॉप बना। देखो एक बात अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो H है क्लोरोफॉर्म का एसीटोन में ऑक्सीजन, ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं एज पर NCERT। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, एसोसिएशन बढ़ते हैं, सॉरी एसोसिएशन बढ़ने से ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, है ना। जब भी आप दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं जिनका बहुत अच्छा एसोसिएशन होता है तो वी नो दैट्स अ नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है अब। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शंस ए बी की ज्यादा है, ए और बी से, और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स दिखाते हैं। दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें क्या होता है, इस ऐसे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो दोनों जो आपने लिक्विड्स लिया उन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही आता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का 61.2 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का 56 है, तो इससे ज्यादा ही मिक्सचर का आएगा। समझ रहे हो बात को। तो क्या बोल रहा है, कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इस मिक्सचर में इतना है, प्रिडिक्ट करो वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप वुड बी 60, 64.5 या 54। तो अभी मैंने बोला ये मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशंस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और उनका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही होता है। तो 60 तो कम हो गया, 54 भी कम हो गया, तो ज्यादा कौन है, 64.5। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, इसी की फ्रेमिंग, क्योंकि एक नंबर का अगर सवाल है तो ओवर राइटिंग हम नहीं करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, देयरफॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन विल बी हायर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो हेंस वी नो द आंसर इज गोइंग टू बी 64.5। इसका एक चॉइस क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में दिया था, तो ये इंटरनल चॉइस इसे बोलते हैं, ये किसी पार्ट में कहीं होगा, इसमें एक चॉइस दिया गया है। एक सोडा बॉटल है, ये फ्लैट हो जाएगी यानी फिज को लूज करेगी फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। तो अगर अपन श्रीनगर में जाते हैं तो कहता है कि फिज जो है यानी CO2 जो है कम हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन श्रीनगर में एज कंपेयर टू दिल्ली। ठीक है, ये कहता है सही है नहीं है। एक बात सोचो, जब हम दिल्ली से श्रीनगर जाते हैं तो श्रीनगर हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर है ना, ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड, और हाई ऑल्टीट्यूड पे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेनरीज लॉ को सोचो, हेनरीज लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी की गैस की लिक्विड में कम हो जाएगी, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होगा। ठीक है, श्रीनगर में। दिल्ली में बात करें तो प्रेशर इतना कम नहीं होता, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, तो सॉल्युबिलिटी भी CO2 की ज्यादा रहती है, तो CO2 का ज्यादा टेस्ट है ना आपको मिलेगा दिल्ली में। श्रीनगर में इट विल गो फ्लैट, लूज इट्स फिज, क्योंकि सॉल्युबिलिटी CO2 का हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जहां लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम हो जाएगा।
प्रेशर कम होने से एज पर हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखो हायर ऑल्टीट्यूड्स यानी श्रीनगर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एज पर हेनरीज लॉ, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर विल बी लेसर एट श्रीनगर मेकिंग द सोडा गो फ्लैट फास्टर, ठीक है, CO2 आउट, ओके। नेक्स्ट देखो, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, थोड़ा सा ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो शुगर या सॉल्ट हम डालते हैं शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जैसे अचार अगर कभी तुमने डाला है ना, तो देखा होगा उसमें वी आर शुगर सॉल्ट्स एज प्रिजर्वेटिव्स की लॉन्ग टाइम में किसी चीज को रन करना है, तो शुगर सॉल्ट्स एक्चुअली हेल्प करते हैं सारा वाटर कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, तो जिससे जो बैक्टीरिया का एक्शन है दैट वी आर एबल टू कंट्रोल। तो हाउ आर वी गोइंग टू फ्रेम दिस आंसर, देखो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर या नमक प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, through osmosis bacterium on canned fruit loses water, shrivels and dies, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज जो है हम यूज कर सकते हैं फूड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो IUPAC नाम लिखेंगे, सबसे पहले केटायन को नाम देंगे पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ देखो मेटल है, लीगन्स को पहले लिखेंगे, लीगन में एक एक्वा है एक ऑक्सिलेटो, तो पहले अल्फाबेटिकली एक्वा लिखा जाएगा, पोटेशियम डाई एक्वा, ठीक है, डाई ऑक्सिलेटो। फिर क्रोमियम जो है ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में जब भी मेटल आता है उसके पीछे 8 आएगा, क्रोमेट लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है, पानी न्यूट्रल लीगेंड है, यहाँ से 0 चार्ज, ऑक्सिलेटो पे -2 होता है, तो इसको 0 अगर हम देखें, ये पूरा है ना हमने कर दिया, ये पोटेशियम +1 था, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -1 रहा होगा, ठीक है। तो दिस विल बी x -4 इज इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू -1 + 4 दैट इज +3, ठीक है। तो क्रोमेट 3 हो जाएगा, कर सकते हो, यस। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 लिख दिया यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब ये पूरा पोर्शन समझ आया, केटायन एनायन। अब लास्ट में जब आयनाइजेशन स्फीयर में पानी है तो सिर्फ हाइड्रेट हम इसे लिखेंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स में भी जैसे हम ये चीज पढ़ते थे, ठीक है। तो पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, ये 8 वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब तो तुम फिर भी कर लेते हो। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन था, कहता नेम द मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में वी नो आयरन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो इसको टू द पॉइंट लिखना था, इसमें कोई तुमको कहानी नहीं लिखनी, ठीक है, कुछ बस डायरेक्ट आयरन कोबाल्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, दिस इज नेक्स्ट सेक्शन, अब 2 नंबर वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सेल हमको दे रखा था, कहता है रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एनोड कैथोड होना चाहिए, क्योंकि पहले हम एनोड को लिखते हैं लेफ्ट साइड सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोड। तो एज्यूम कर लो, मान लो ये वाला सेक्शन अपना कैथोड का है, ठीक है, और ये मान लो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Y वैलेंसी के हिसाब से Y ऑक्सीडाइज होएगा किसमें, Y2+ के अंदर, ठीक है, इसको सॉलिड मेंशन कर सकते हो, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पे रिडक्शन तो X+ है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, X के अंदर, गेन करके X सॉलिड में जाएगा, तो ये अपना सेल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेम द कैरियर्स ऑफ द कर्नल सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में आप एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं पेस्ट बना के किसी पॉलीसैकेराइड अगर अगर के साथ, तो यहाँ पे जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोन्स की फॉर्म में ही जो है करंट कैरी करने वाला है, तो आयोन्स ही होंगे कैरियर्स, करंट के इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे, आयोन्स होंगे। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। तो अगर मैंने YCl2 वाले को एनोड माना है, तो ये ऊपर रिएक्शन जो लिखी है, Y मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, Y2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसको कर सकते थे आप, क्वेश्चन को कर सकते थे, यस एवरीवन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Complete the following reactions by writing the major and minor product in each case। तो कुछ reactions दी गई है। फर्स्ट पार्ट में एक एल्काइल हैलाइड है अपने पास CH3CH2Br एंड साथ में हमने KCN लिया है which is an ionic compound, तो यहाँ से we are going to get K+Cn नेगेटिव। तो दोनों साइड्स बेसिकली अवेलेबल है कार्बन एंड नाइट्रोजन, सो प्रेफरेबली कार्बन इज गोइंग टू अटैक, और सबसे पहले हमें क्या मिलता है, नॉर्मल जैसे हम रिएक्शन करेंगे सब्स्टिट्यूशन, KBr विल बी आउट, वी आर गोइंग टू गेट CH3CH2Cn जो कि मेजर
प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोवैलेंट साइनाइड्स हम लेते हैं जैसे AgCN होता तो उस केस में आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, बट यहाँ पर भी वो मेजर होता है, वहां पे यहाँ पे भी आइसोसाइनाइड बनेगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द मेजर, वो माइनर होगा। ठीक है, तो मेजर माइनर दोनों पूछे हैं, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है एल्कीन पे HX का एडिशन कराया है, जैसे हमारा जो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होता है रिएक्शन वही है। अब यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं वो पहले चेक कर लेना, नहीं है तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एक एल्कीन है और इसमें अगर HX का हमने एडिशन किया है, सो वी नो अगर हम मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, H यहाँ जुड़ेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का उस कार्बन पे अटैक करेगा एल्कीन के जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट CH3 CH2 CH यहाँ पे आएगा नेगेटिव पार्ट Br एंड ये CH3 ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक माइनर इसका होता अगर हम यहाँ पे सेकंड CH3 CH2 CH2 इस कार्बन को H देते और टर्मिनल कार्बन को ऊपर Br देते। ठीक है, वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता। सॉर्टेड है। ठीक है, लास्ट एक ना सी पार्ट अच्छा है, आपसे एलिमिनेशन रिएक्शन कराया गया, अल्कोहलिक KOH दिया है, तो वी हैव CH3 2 CH CH Cl। ठीक है, एंड दिस इज CH3। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, आपने जो बेस यूज किया है ना, दैट्स वी हैव अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराएगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर अल्कोहलिक KOH ने मान लो ये वाला H एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा, है ना Cl। दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला जो अल्कोहलिक KOH है बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करे, ये यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ से Cl निकले, तो दो एल्कीन्स आपके यहाँ से बनेंगे, दोनों को हम यहाँ बनाते हैं। देखो CH3 2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये एक एल्कीन बनेगा। दूसरा ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। सो मेजर कौन सा होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सिडजेफ एल्कीन, और माइनर कौन सा जो हॉफमैन है जो कम सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मान लो मोस्ट ऑफ द केस में आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सिडजेफ एल्कीन ही मेजर होता है, सिवाय के कभी आपने जो बेस है वो इतना बल्कि लिया जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, वहां हॉफमैन अपना मेजर बनता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें कोई इशू हुआ नहीं होगा। अब क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो आंसर फ्रेमिंग समझ आनी बहुत जरूरी है। यहाँ डबल बॉन्ड मिस्ड है, उसको लगा लेना। ठीक है, तो आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है उसको ध्यान से देख लेना सारे क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ आप कार्बोनिल ग्रुप जो है ग्लूकोज में रिएक्शन कराइए, तो कार्बोनिल पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे होते हैं रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है ग्लूकोज का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें पहले कार्बन पे ही वी नो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ना, तो फर्स्ट कार्बन पर ही वी आर हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, द पोजीशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू सपोर्ट योर आंसर। तो कहता है आंसर मतलब आप रिएक्शन से सपोर्ट करो। तो एक बात बताओ, ग्लूकोज के ऊपर क्या मैं कोई रिएक्शन ऐसी करा सकती हूँ जिससे उसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो। क्या रिएक्शन हो सकती है? आप ब्रोमीन वाटर के साथ करा लो, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ करा लो। जैसे मैम ग्लूकोज बनाते हैं, CHO HOH विजिबल है, कोई गड़बड़ हो पूछ लेना, HOH और ये CH2OH। ठीक है, एक OH होता है जो इधर साइड लगा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन से जो रिएक्शन होती है ऐसी होती है। देखो हाइड्रोक्सिलामीन से नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शन है वो थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस करके आए थे, CHO। ठीक है, और यहाँ पे जैसे NH2OH है, NH2 एक H यहाँ पे OH, तो यहाँ से H2O निकलता है ना अपना, जैसे ऑक्साइम्स कैसे बनता है उसमें भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। तो अगर मान लो मैं इस ग्लूकोज को ट्रीट कराऊं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, माइल्ड है, तो जो टर्मिनल एल्डिहाइडिक है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे हम ये दिखा सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइडिक ग्रुप था और आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं, तो पहला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट ग्लूकोनिक एसिड। तो कैसे फ्रेमिंग करी, कार्बोनिल ग्रुप पहले कार्बन पे है जो कि एल्डिहाइड है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा 6 मेंबर एसिड ग्लूकोनिक एसिड में, जिसमें पहले कार्बन का कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा CHO, अगर हमने ब्रोमीन वाटर लिया। इससे पता चलता है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक था। ठीक है, आगे देखो,
अगला सवाल बोलता है राइट डाउन द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। इलेक्ट्रोलिसिस करी है कॉपर क्लोराइड की, तो क्या रिएक्शंस होंगे? तो कॉपर क्लोराइड का अगर हमने सॉल्यूशन लिया है तो वी आर हैविंग कॉपर 2+, ठीक है, और क्लोराइड है हमारे सामने। तो एनोड पे जो रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन जाएगा बोलो? एनोड पॉजिटिव है, एनायंस एनोड पे जाएंगे, तो क्लोराइड जाएगा, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। बैलेंस कर सकते हो, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, नाउ कैथोड पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कैथोड पे कौन जाएगा? कॉपर 2+। कॉपर 2+ जाके कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस वी गेट एट एनोड, कॉपर वी गेट एट कैथोड, ठीक है। What will happen if a concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride? If concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride, ठीक है, अगर मान लो कॉपर क्लोराइड को रिप्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट से, ठीक है, ऐसे फ्रेम करो। अगर मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, मैंने अगर ले लिया, मान लो कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट ले लिया, तो क्या होगा? देखो कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट में बेटा क्या होगा? कॉपर 2+ है, सल्फेट है, ठीक है। अगर आप वाटर का भी ध्यान में रखो तो उस हिसाब से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट है ना, हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ ही जाएगा, कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे तो कोई इशू नहीं है, कैथोड पे कॉपर ही मिलेगा। लेकिन एनोड पे कौन जाता है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक है, तो सल्फेट आयन डोमिनेटिंगली जाएंगे कहाँ पर? एनोड पे, और वहां पे डाई एनायन ऑफ मार्शल एसिड बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो दैट इज व्हाट वी गेट अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट को लिया। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी पूछा होता है रिसेंटली। सेकंड पार्ट देखो, कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू खोलरॉश लॉ। बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्सप्रेशन लिखवा रहा है हमसे, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टूटेगा कैसे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट विल गिव अस 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड 3 moles ऑफ सल्फेट आयंस, राइट। तो अब अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी लिखना है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो ट्वाइस ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम आयन की, ठीक है, इनफाइनाइट पे, प्लस थ्राइस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेना है आयनिक कंडक्टिविटी सल्फेट का। ओके, कर सकते हैं, यस, इनके आयनिक कंडक्टिविटीज का अपन जो है सम कर देंगे। प्रॉपर्ली आप फ्रेमिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप मेंशन करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं अकाउंट द फॉलोइंग, ए पार्ट में द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक। बिल्कुल सही बात है। देखो लोएस्ट ऑक्साइड जो है ट्रांजिशन मेटल के, वो बेसिक क्यों होते हैं बेटा? लोएस्ट ऑक्साइड में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, ऐसे में उसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होती है ना, फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो बेसिक कैरेक्टर दिखा सकता है। ऑन द अदर हैंड मान लो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत ज्यादा हाई है मेटल आयन पे भी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर वो ज्यादा अच्छे से शो करता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आप क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में फ्रेम डाउन कर सकते हैं। 3 पार्ट इसमें दिए थे, तो हर पार्ट का 1 नंबर मिलता है ना। मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ, आंसर फ्रेम कैसे करना है दैट आई विल शो यू। ओके, नेक्स्ट कहता है क्रोमियम हार्ड मेटल है जबकि मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है। क्रोमियम में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि मर्क्यूरी में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इट्स अ लिक्विड मेटल, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की ज्यादा वेरी नहीं करती एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। आपने नोटिस भी किया होगा ट्रेंड में आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज का, क्योंकि द रीजन है इज कि जो आपका Z इफेक्टिव है उसे स्क्रीनिंग भी है, उसको कंपनसेट करता रहता है, तो ओवरऑल ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। हम फ्रेमिंग कैसे करेंगे प्लीज एक बार ध्यान दे लो, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आंसर कितना लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो लोअर ऑक्साइड में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, विच आर ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे डोनर का काम कर रहा है, तो बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
जबकि जब हायर ऑक्साइड है ट्रांजिशन मेटल का, मेटल एटम डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन फॉर द डोनेशन, तो एक्सेप्ट कर सकता है, एसिड का काम करेगा। सेम चीज जो मैंने बोली उसको सिर्फ वर्ड्स में पुट डाउन करना था, ठीक है। फिर देखो क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, हार्ड सॉलिड इसीलिए है, जबकि मर्क्यूरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, जो शील्डिंग से भी जो है काउंटर बैलेंस हो जाता है ना, पुअर शील्डिंग। सो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी इशू है किसी भी क्वेश्चन में अब तक एक बार कमेंट कर दो जल्दी सी। इफ इन केस गाइस देयर इज एनी इशू तो प्लीज कमेंट कर देना, बिकॉज आई विल बी चेकिंग योर मैसेजेस। काफी दिन बाद केमिस्ट्री का सेशन हुआ है, सो आई अंडरस्टैंड, हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो यू गाइस कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आफ्टर द सेशन आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। तो कोई इसका लोड नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहता है गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जब पैरा नाइट्रोटोलुइन का इटार्ड रिएक्शन करते हैं। तो नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा ही बोलते हैं। अच्छा, फुल सिलेबस के भी सेशंस होंगे तो कोई टेंशन नहीं लेनी उस चीज की, ठीक है। टोलुइन है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, आपने क्या किया, इटार्ड रिएक्शन करी है, ठीक है। कैसे सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड आपको रखना है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन वो भी दिखा सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में आपको नाइट्रो को एज इट इज लीव करना है, जो टोलुइन है इसको बस एल्डिहाइड में आपको लेकर जाना है, ठीक है। कोई मैकेनिज्म नहीं पूछा, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है। अगर इटार्ड पड़ी होती तो यू कैन हैव डन इट इजीली, ठीक है। कहते हैं बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट करता है डाइमर की तरह इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। कर सकते हैं, बोलो यस एवरीवन, यस, हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, बेंजीन की जब रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट फॉर्म्स टोलुइन। बेंजीन को जब अगर हम फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो करते हैं, ये बेंजीन है, और मिथाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, एन हाइड्रोस Cl3 क्या करता है, यहाँ पे ल्यूइस एसिड का काम करता है, तो वी गेट बेसिकली टोलुइन का फॉर्मेशन, ठीक है। कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम अगर बेंजीन को रिप्लेस किया बेंजोइक एसिड से, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेंजोइक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। तो ये क्या करेगा, वैसे भी जो आपकी रिंग है उस पे इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कर देगा कि इलेक्ट्रोफाइल कभी आके अटैक करना पसंद ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। यस, और ल्यूइस एसिड बेस बिहेवियर में से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बट मेन आप ये भी सिंपल लिख सकते हैं, इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो दैट इज व्हाई, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सॉर्टेड है। फ्रेमिंग आंसर की कैसे करनी है, आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स, तो प्लीज जस्ट बी माइंडफुल। इसका एक चॉइस क्वेश्चन आया था, चॉइस क्वेश्चन इज सेइंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कंपाउंड है डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एक कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता है, ठीक है। However, X with Y in presence of a strong base reacts to give the compound ये। अब अगर तुम कंपाउंड का नाम पढ़ो, नाम है 1,3-डाइफेनाइल प्रोप 2-in-1-on, प्रोप 2-in-1-on, तो पढ़ के ही पता चलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, कुछ आपको दिखेगा, isn't it? Yes. तो क्या हो सकता है ये, बोलो क्या हो सकता है, एल्डोल दिमाग में आई। अब एल्डोल में एक्स और वाई अलग अलग है, तो क्रॉस एल्डोल दे रखा है इसने, वो वाला प्रोडक्ट है जब जैसे जब आप पहले नॉर्मल जब एल्डोल कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद आप हीट करके एलिमिनेशन भी कराते हैं, है ना, तो यू गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो आपके ग्रुप्स होते हैं, है ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लाइक दैट, तो वो वाली चीज होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, कहता है एक एक्स तो अंडरगो नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो सिंपल सी बात है, एल्डोल कंडेंसेशन ना कंडक्ट करने का मतलब है इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, यस नहीं होगा, ठीक है। तो कानीजारो हो सकता है या कानीजारो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कानीजारो, क्योंकि कानीजारो में एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो वी गेट एन एसिड सॉल्ट और अल्कोहल विच इज नॉट द पॉसिबिलिटी। हुआ एल्डोल है, लेकिन कैसा एल्डोल हुआ है, क्रॉस एल्डोल हुआ है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही अलग हैं, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट एल्डोल का देकर वी कैन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स, देयर इज अ ट्रिक आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स। तो इसको देखो 1,3-डाइफेनाइल प्रोप 2-in-1-on, सो 1,3-डाइफेनाइल प्रोप 2-in-1-on,
ये हमें बनाना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस को लिया है, इफ वी हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन कुछ यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो बना सकते हैं। अगर इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ से H गया होगा, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ब्रेक करें तो एक ग्रुप यहाँ पर आएगा, ठीक है, और कैसा है X, ऐसा है जो एल्डोल नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड वो हो सकता है बेंजल्डिहाइड, यस। दूसरा क्या हो सकता है, कीटो होगा। देखो यहाँ पे H लगा दो, बेसिकली यहाँ पे अपना एल्डिहाइड ग्रुप तुमने ले लिया, तो वी आर गोइंग टू हैव C डबल बॉन्ड O CH3 कर सकते हो। ये प्रोडक्ट है, यहाँ से इनका हमने क्रॉस एल्डोल करा है, तो ये प्रोडक्ट बना है जो दे रखा है। तो आइडेंटिफाई करेंगे, X तो एल्डोल नहीं करता, ठीक है, ये Y होगा, XY। राइट द केमिकल रिएक्शन इतना ही लिखना, मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश X एंड Y के एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट अगर करोगे, एल्डिहाइड इज गोइंग टू गिव यू सिल्वर मिरर, कीटोन नहीं देगा, तो एसीटोफिनॉल नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, बट इट वाज इजी स्कोरिंग। तो एसीटोफिनॉल, X इज बेंजल्डिहाइड एंड Y इज एसीटोफिनॉल, ओके। चलिए सेकंड पार्ट में देखो, कहता है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग टू अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। सो दो अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, एक एलिनिन है और एक ग्लाइसिन है, तो कितने टोटल जो है डाइपेप्टाइड्स बनेंगे, तो वी कैन डू दिस इजीली। ये देखो, एक अमीनो एसिड एलिनिन को लेंगे हम इसी फॉर्म के अंदर, CH3NH2 C डबल बॉन्ड O OH, right? And the next glycine जो है, this is NH2 CH2 C double bond O OH। तो एक तो तरीका है कि एलिनिन से we are having यहाँ से OH, ठीक है, वाटर को हम रिमूव करेंगे, H2O। So H2O जाएगा, तो एक जो हमारे सामने बनेगा, that is going to be this dipeptide C double bond O NH CH2 C double bond OH. So this is one dipeptide. Second case क्या हो सकता है कि we take this glycine NH2 CH2 C double bond OH and this NH2 CH3 C double bond OH, right? So इस बार हम H2O यहाँ से ऐसे एलिमिनेट करें, H2O यहाँ से एलिमिनेट किया, तो we are going to have NH2 CH2 C double bond NH मिथाइल एंड दिस C double bond OH। सो ये दो डाइपेप्टाइड्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है बनने की दो अमीनो एसिड से, राइट। सो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट इज अगेन बायोमोलिक्यूल्स का, बहुत डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन, केराटिन, इंसुलिन और जो मायोसिन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स के जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, करेक्ट। आइडेंटिफाई करिए किस टाइप का प्रोटीन है केराटिन और इंसुलिन, और डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केराटिन जो है वो एक फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आता है, किसमें, यस एवरीवन, सो फाइब्रस प्रोटीन है। तो हैव यू डन दिस, हमने क्लास में जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया तो पूरा एनसीईआरटी कराया, डू यू रिमेंबर? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है, जनरली ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जल्दी बताओ चैट में, यस। और जो इंसुलिन है वो कैसा है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो कैसा है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही इसने पूछा है, तो आप कुछ शेप वगैरह बता सकते हैं। फ्रेमिंग कैसे करेंगे देखिए, तो वी विल से दैट केराटिन फाइब्रस प्रोटीन है, सच प्रोटीन्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल हैं। और इंसुलिन के बारे में, दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, और ये पानी में जनरली सॉल्युबल होते हैं, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। शी कैरिड आउट डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल एट 140 to 180 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट वर ऑब्टेन एट दीज टू टेम्परेचर्स। एनसीईआरटी में आपने देखा भी होगा, इफ वी आर हैविंग, लेट्स से अगर हम इथेनॉल, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इफ वी आर गोइंग टू टेक द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अगर हम 144-43 केल्विन के ऊपर ले लेते हैं, या फिर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कब लेते हैं बेटा, थोड़े लो 413 केल्विन पे, तो दोनों में ही अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ईथर्स का।
कहता है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस। आइडेंटिफाई मेजर, दोनों पे उसने मेजर के बारे में पूछा है, तो वी कैन से दैट कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बोलो एलिमिनेशन इज गोइंग टू हैपन, यस और नो, यस एलिमिनेशन। अगर मान लो 140 मतलब लो टेम्परेचर यानी 140 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, बोलो डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। और कैसे मैकेनिज्म से होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है, जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं दैट इज SN2 है, करेक्ट है, बोलो। और जो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होएगा, अगर मान लो 170 डिग्री सेल्सियस यानी हाई टेम्परेचर लेते हैं तो इथीन बनता है, एलिमिनेशन इज द मेजर। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन, ठीक है, इवन रिएक्शन से ये होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, छोटा सा ही क्वेश्चन है, आराम से अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो यू कुड हैव गिवन द आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेरियस आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है C4H9Cl। देखो टाइम सेव कर सकते हो, सारे इसमें आइसोमर्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे क्वेश्चन में दिया गया है इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अमंग देम कंपाउंड A इज द मोस्ट रिएक्टिव थ्रू SN1 मैकेनिज्म। ए ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हेलोएल्केन। तो कहता है आइडेंटिफाई करिए ए को और रीजन दीजिए, मैकेनिज्म भी दीजिए रिएक्शन का। तो व्हाट आर वी गोइंग टू से हियर, बेटा सिंपल सी बात है, अगर हेलोएल्केन बना रहे हो SN1 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन देगा, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा, यस और नो। तो 4 कार्बन है आपके सामने, अगर टर्शियरी बनाना है तो देखो कार्बन पे हेलोजन है और साथ में 4 कार्बन अपने पास टोटल है 1 2 3, ठीक है, 3 मिथाइल की तरह हमने लगा दिए, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, यस बोलो। अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो सबसे पहले जो अपना स्लो स्टेप होता है RDS, उसमें हमारा लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, we are going to have a कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो कार्बोकेटाइन बना यहाँ पर, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन पे जो फास्ट स्टेप होता है अपना, पहले वाला स्टेप तो स्लो स्टेप था, ठीक है, फास्ट स्टेप में अब कौन अटैक करेगा, बोलो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में, एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर अल्कोहल बेसिकली, ठीक है। अल्कोहल कैसे बनता है, क्या इसमें इन्वर्जन होता है या रिटेंशन, वो एक अलग चीज है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। हमसे पूछा था कि क्या होगा आपका एक ऐसा इसका आइसोमर ए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ SN1 में, ये रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपल आप दे भी सकते हैं इसके लिए, सेम थिंग यू हैव टू डू, ओके, राइट द मैकेनिज्म। तो एक बार सॉल्यूशन को चेक कर लो, दिस इज व्हाट वी विल बी राइटिंग। सो ए द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मेकिंग इट द मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सेल रिएक्शन के लिए दैट इज गिवन टू यू, सेल रिएक्शन का 4.6 इनटू दिस, ठीक है, दैट इज गिवन टू अस 4.67। एक बार इसकी स्टेटमेंट को चेक कर लेना है ना कि वैल्यू एग्जैक्टली क्या गिवन थी। आई थिंक 10 इतना नहीं था, दिस वुड हैव बीन 10 की पावर समथिंग 184 में भी, एक बार जस्ट चेक कर लेना है ना, दिस इज व्हाट इट वाज गिवन। आई थिंक बता दो एक बार कमेंट में, अगर कोई क्वेश्चन में एरर है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। यस, ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है ये रिएक्शन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल हमें कैलकुलेट करना है। फिर कहता है व्हाट विल बी द E0 ऑफ हाफ सेल दिस, अगर E0 हाफ सेल इसका 0.15 है, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम ये एनोड है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, टिन 4+ से 2+ में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दिस इज आवर कैथोड, ठीक है। नर्स के हिसाब से सेल का EMF कितना होता है, E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। वैसे रिएक्शन क्वेश्चन होता है यहाँ पे, के तो नहीं होता, लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली रिएक्शन क्वेश्चन होता है, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वी कैन रीअरेंज द रिएक्शन, ई सेल 0 हो जाता है ना। तो एट इक्विलिब्रियम अगर मान लो हमने इक्विलिब्रियम पे लिखना होता है, पूरा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ ताकि तुमको थोड़ा रिवाइज हो जाए, तो सिंप्लीफाई कर लो। अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, एफ की वैल्यू आर वगैरह सब अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E0 सेल कितना बनेगा 0.059 अपॉन एन लॉग के। ये अपना बेसिकली इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है। यस एवरीवन, इफ यू रिमेंबर। चलिए अब अगर रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्लीज चेक करना बेटा,
एक रिएक्शन जो आपको एनोड पे दिख रही है वो ये है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है। कैथोड पे जो दिख रहा है वो ये है, टिन 4+ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके टिन 2+ के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए। तो n की वैल्यू 6 आएगी, 0.059/6 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब उसने दिया है, अब क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन टू यू 10 की पावर 184। एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली स्टेटमेंट में, ठीक है, दिस वी विल नीड टू चेक। ये एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 4.617 ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सेल का ई नॉट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे पूछा ना उसने स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ, ठीक है। दिस शुड कम आउट टू बी अराउंड 1.8 के आसपास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ए पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। बी में पूछा व्हाट विल बी द ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, अगर हमें ई नॉट एक हाफ सेल का दे रखा है, ठीक है। अब देखो ई नॉट सेल अभी हमने 1.81 सॉल्व किया, ठीक है। सेल का ई नॉट किसके बराबर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम कैथोड की बात करते हैं, कैथोड है जब टिन 4+ से 2+ में जा रहा है, 4+ से 2+ के लिए 0.15 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करो। देखो 1.81 इज इक्वल टू 0.15 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एल्यूमिनियम 3+ से जब एल्यूमिनियम 0 में आएगा, दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें निकालना है। तो इफ वी सॉल्व दिस वैल्यू तो वी कैन गेट आवर आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस, मतलब माइनस में आपका आंसर निकल कर आएगा -1.66 वोल्ट, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सैम्पल पेपर मैं नहीं कहूँगी बहुत आसान था, हाँ अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना, तो 3 घंटे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एक तो क्वेश्चंस की, कि सारे क्वेश्चंस आप देखते ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप बिल्कुल ज़्यादा टाइम सोचने में लगाओ, लेंदी हैं क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ा है, उसको सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर ये पूरा 70 नंबर का पेपर है जो आप कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस ध्यान से करिए। ये देखो, कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स इस थियोरेटिकल सा पैसेज है। कहता है मैकेनिज्म मींस ऑल इंडिविजुअल, थोड़ा रीडिंग करना। कहता है एग्जांपल, जब हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन से, द रेट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ये बढ़िया बोला। कहता है जब H2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बनाता है, तो इस रिएक्शन का रेट जो है प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2, यानी ये रेट बता दिया इसने बातों बातों में हमें, है ना। ओके, फिर कहते हैं फिर रेट वाज, फिर थ्योरेटिकल सा पैसेज दिया है, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम एग्जाम्पल मैकेनिज्म दिस दैट मैकेनिज्म कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। सवाल क्या पूछता है, कहता है प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन का इसने हमें रेट दिया हुआ था, तो पैसेज पढ़ने का फायदा हो गया। रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू ब्रोमीन की रेज टू द पावर हाफ, ठीक है। अब अगर हमसे ऑर्डर पूछा है बेटा, तो ऑर्डर क्या होगा, देखो 1 + हाफ दैट इज गोइंग टू बी 3/2। बोलो, कर सकते थे ये? हाँ जी एवरीवन, ये चीज बता सकते हैं? बोलो, अगर के की यूनिट्स पूछता तो भी हम बता सकते थे। देखो कभी भी यूनिट्स के लिए जनरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। रेट की यूनिट तुमको पता है क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हें रेट की यूनिट पता है, राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लिखना चाहो लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट कांस्टेंट, हाइड्रोजन की यूनिट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। ब्रोमीन की पावर हाफ है, तो दिस इज मोल पर लीटर की हाफ, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा पूरा, अगर तुम ध्यान से देखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू की मोल कितना बनेगा, 1 + 1/2 3/2, और लीटर 1 + 1/2 ये भी 3/2, जो -3/2 बनेगा ऊपर जाके, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट तुम बेसिकली यहीं से निकाल सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल 3/2 लीटर -3/2, कर सकते हो? बोलो एवरीवन यस। तो यूनिट्स भी पूछे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो ब्रोमीन का है वो ट्रिपल कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन का क्या है, अगर हमने ट्रिपल कर दिया, देखो रेट क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। रेट कैसे इफेक्ट होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन की ट्रिपल कर दिया,
ठीक है, ट्रिपल कर दिया अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन का, तो जो भी इनिशियली था उसका 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम बाहर निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन इनटू ब्रोमीन का हाफ, ठीक है। तो ये इनिशियल के क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द, मतलब ये रेट डैश आप मान लो इसको, इनिशियल के स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में और करके पूछा है, कहता है व्हाट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, लेट मी कनेक्ट चार्जर, एक मिनट। What change in the concentration of H2 is going to triple the rate of the reaction? ओके, इनिशियल रेट अपने पास क्या दिया गया था, रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कहता है मैं कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की कैसे चेंज करूं कि जो रेट है वो ट्रिपल हो जाए, दिस विल ट्रिपल द रेट। मैं क्या चेंज करूं H2 की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, तो आप बताओ, अगर ट्रिपल करना है तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दो, देखो ना, अगर H2 की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया तो ये ओरिजिनल रेट के हो जाएगा, यस और नो, बोलो 3 टाइम्स। तो हमें H2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा। तो अब ये वाला पार्ट भी उसकी जगह अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही था ना एक पार्ट, ट्रिपल, ओके। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज अ रिएक्शन, उसी का बी पार्ट है, सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी वाज, ओके आई एम नॉट कवरिंग द स्क्रीन, आई होप, चलिए। कहता है सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी, सो द रेट इक्वेशन इज इतना, ठीक है। व्हिच ऑफ दीज टू मैकेनिज्म्स इज कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, वाई, दो मैकेनिज्म दिया है, कहता है एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में और ये एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट ऑर्डर मिला विद रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी, मतलब इसके हिसाब से रेट क्या बनेगा, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। हमें पता है रेट डिटरमाइन हमेशा कौन करता है, स्लो स्टेप करता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मैकेनिज्म में स्लो स्टेप ढूंढेंगे। तो मैकेनिज्म 1 का स्लो स्टेप ये है और इसके हिसाब से रेट निकल के आएगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। तो इसके साथ तो ऑर्डर 1 ही आया और ए के रिस्पेक्ट में आया, बी तो है ही नहीं। सेकंड मैकेनिज्म का स्लो स्टेप ये है और स्लो स्टेप से इसका रेट में देखो, रेट कांस्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और बी की भी 1, ये ज्यादा अलाइन है ना, दिस इज करेक्ट। तो मैकेनिज्म नंबर 2 जो है वो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से मैच करता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर जो है ए और बी के रिस्पेक्ट में 1 ईच आ रहा है, ठीक है। आगे चलो, कहते हैं अमाइंस जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर, the pkb value is a measure of the basic strength of amine, lower the pkb value more basic is the amine। ये हम जानते हैं, देखो जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है किसी अमाइन की, उतनी ही ज्यादा उसकी kb वैल्यू होगी और उतनी ही कम उसकी pkb वैल्यू होगी, ठीक है। तो कहता है सब्स्टिट्यूएंट का असर होता है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, अलग अलग टाइट्रेशन से हमने डिटरमाइन किया। सब्स्टिट्यूएंट x को रिप्लेस कर दिया CH2 से पिपरीडीन के अंदर, ये कंपाउंड 1 है पिपरीडीन, इसमें यहाँ पे ये देखो CH2 होता है, उसमें हमने कुछ X से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और कंपाउंड 2 में भी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये X से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, प्रोपाइल अमीन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ रिप्लेसमेंट कर दिया बेसिकली CH2 का X से। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको दिया गया सवाल में, देखो सब्स्टिट्यूएंट X है CH2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की इतनी है, सब्स्टिट्यूटेड पिपरीडीन ये है, pKa इतना है, pKa पता है, pKa से pKb निकाल सकते हो, कैसे, X हम जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे pKa प्लस pKb का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपको pKa पता है तो pKb निकाला जा सकता है 14 माइनस pKa करके, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज देके क्वेश्चन में कहता है स्टडी द अबव डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन ए, plot a graph between electronegativity of substituent versus pKb value of corresponding substituted propyl amine given this। तो ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट्स की दे रखी है 2.5 3.1 3.4, तो 2 आप स्टार्ट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे, 2 से स्टार्ट कर लो, 0.5 का गैप रख के 2 2.5 3 3.5 से
और 4 तक आपका ग्राफ ऑन वाई एक्सिस निपट जाएगा, ठीक है, एक्स पे। और उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यूज मैंने अभी बताया, आप पीकेबी को 14 माइनस पीके करके निकाल सकते हैं। आप प्लॉट करिएगा एक ग्राफ। कहता है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड द बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक बात बताओ, अगर सब्स्टिट्यूएंट की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा से क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? जस्ट टेल मी दिस थिंग, कम ऑन। ये सोचो, अगर सब्सटेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेंज कर दें तो क्या उससे बेसिक स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा? पहले अगर तुम प्लॉट भी बनाना चाहते हो तो इससे सॉल्व कर सकते हो। देखो 14 माइनस पीके करके सारी वैल्यूज निकाल लो। जैसे 10.67 है, ठीक है, 10.14 में से 10.67 जाएगा तो 3.33 आएगा आई थिंक, है ना। 14.00 माइनस 10.67 तो भाई यही तो आएगा 3.33, ठीक है। चलिए 10.08 है, ये कितना आएगा? दिस विल कम अराउंड 10.08 है 3.92। तो ऐसे सारी वैल्यूज बना सकते हो। 4.55 इसको, ये वैल्यू 4.72 है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये ऐसे है, ये वैल्यूज है, चेक कर लेना। तो इसको प्लॉट करना है हमने ग्राफ का। तो क्या कोई रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ में? ये बताओ। यस बिल्कुल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लोन पेयर डोनेशन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन्स आप पुल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ के। ग्राफ कैसे बनाएंगे एक बार ये देख लो, वैल्यूज मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ रफली प्लॉट हमने ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ आएगा। द पीकेबी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की बढ़ी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ कम होने से केबी कम हो जाएगा, केबी कम होने से पीके भी बढ़ जाएगा। तो मतलब पीके भी बढ़ेगा विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट की बढ़ेगी। आई टोल्ड यू, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखो, कहता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON इज 3.7। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पीकेए वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, तो एक बार फ्लो चार्ट को रेफर करते हैं हम। 3.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सब्स्टिट्यूएंट की, दैट इज गिवन टू अस। देखो ये जो लास्ट में दे रखा है, तो ये कहता है इसके पीके के वैल्यू के बारे में आप क्या बता सकते हैं, एंड वहां पे ना ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज अमंग दीज ऑप्शंस। तो एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, देखो 2.5 से 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, तो एज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। टेबल से ही क्वाइट एविडेंट है कि अगर हम पीके वैल्यू की बात करें, पीके वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है, 10.67, तो पीके वैल्यू जो है घट रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी वी हैव सीन दिस। तो 10.67 से 0.8, फिर 9.45, 9.28, इसका मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता, बट वी कैन से फॉर श्योर इट इज लेस देन 9.28, ठीक है। 9.28 से तो कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से पीके वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि के वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। सो 9.28 से कम का ऑप्शन जो है सिर्फ एक ही है, दैट इज 9.1, बाकी उससे बड़े हैं, तो आंसर क्या होगा? 9.1 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है द पीकेए वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन फॉर्म्ड विद सब्स्टिट्यूएंट एक्स इज फाउंड टू बी 8.28। पीके वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन की जो सब्स्टिट्यूएंट एक्स के साथ बना है वो 8.28 है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स? तो अब पीके वैल्यू दे दिया 8.28 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, ठीक है। तो पीके वैल्यू 8.28 दिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन का, हमसे पूछा है कि भाई क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की, राइट। तो देखो 8.28 फॉल करेगा 8.36 और 7.94 के बीच में, यानी 8.36 से ज्यादा पीके वैल्यू है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस रेंज में आएगा? 3.44 से लेके 3.6 के बीच में, ठीक है, 3.44 से लेके 3.6 के बीच में। तो ऑप्शन देख लो 3.44 और 3.6 के बीच में, 3.44, 3.6 में 3.5 है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो टेबल का ही रेफरेंस लेके आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं बहुत आराम से। आई थिंक इट इज क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, एंड यू कैन कमेंट डाउन। एग्जाम के लिए बेटा ये क्वेश्चंस देखना जरूरी है, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इस बार फ्रॉम द सैम्पल पेपर, तो इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक पर्पल कलर का कंपाउंड है ए,
जो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यूज होता है ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क और बाकी टेक्सटाइल फाइबर्स में। तो इससे आइडिया लगता है कि ये पर्पल कलर का कंपाउंड क्या हो सकता है। पर्पल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बढ़िया ब्लीचिंग में, वूल, कॉटन में यूज होता है। इट कैन बी KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो कहता है इसको ऐड किया 3 टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लिया गया है, कहना चाहता है। कहता है इट वाज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फिर हमने स्ट्रांगली हीटिंग भी करी। तो क्वेश्चन में पूछता है कि वायलेट कलर के वेपर्स बताओ कौन सी टेस्ट ट्यूब में बनेगा। एक में ऑक्सैलिक एसिड है, लेड सल्फाइड, एक में पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की टेस्ट ट्यूब में KMnO4 को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करता है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कराता है आयोडीन के अंदर, विच कम्स विद द वायलेट वेपर्स, और खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मैंगनीज 2+ में। तो जो बेसिक रिएक्शन अपनी होएगी वो क्या रहेगी बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आयनिक रिएक्शन लिखना चाहते हैं आप, सिर्फ आयनिक से ही बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर काफी एविडेंट होता है। आयोडाइड आयन हमने किस में लिया, KMnO4 के साथ लिया, तो आप पोटेशियम को हटा के सिर्फ MnO4 नेगेटिव पर मैंगनीट आयन दिखा सकते हैं। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया तो H+ आयन यानी एसिडिक मीडियम है, तो क्या करेगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कराएगा आयोडीन में, और मैंगनीज +7 से खुद रिड्यूस होता है एसिडिक मीडियम में, किसमें, 2+ के अंदर। बाकी साथ में वाटर भी हम डालते हैं, रिएक्शन को आप बैलेंस कर देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, वायलेट वेपर्स बने पोटेशियम आयोडाइड में। अब ऐसी रिएक्शन आपको अगर आप पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो एग्जामिनर पे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो यू वुड बी गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व्ड विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैचस्टिक। एक ऐसी गैस इवॉल्व हुई जो फायर को एक्सटिंग्विश करती है, और ऐसी गैस CO2 होती है। तो खुद सोचो, लेड सल्फाइड ऑक्सैलिक एसिड में कौन CO2 रिलीज करेगा, ऑक्सैलिक एसिड ही करेगा, यस और नो। ऑक्सैलिक एसिड इज C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेट आयन्स हमने लिखे हैं। MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक ही मीडियम है H+ आयन में, तो ये कार्बन को इधर ऑक्सीडाइज करके CO2+4 में, +C से +4 में ले जाएगा, और खुद रिड्यूस होके किस में आएगा, 2+ के अंदर। पानी हम ऐड कर देते हैं रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए आगे, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पानी डालते हैं, फिर पानी में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम उतने H+ आयन फिर दूसरी साइड डालते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग जैसे करते हैं, वी विल डू दैट। बट यस, टेस्ट ट्यूब नंबर जो C है उसमें आपके वायलेट वेपर्स बनेंगे, और जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें आपका CO2 रिलीज होता है। तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर वुड बी इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन जो इवन सैम्पल पेपर में भी दिया गया था, दैट वाज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कोशिश करना एक बार बैलेंसिंग को भी रिवाइज कर लो। मैं थोड़े से टिप दे देती हूँ, कभी किसी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, किस रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। वैसे क्लास 11th में आप ये करते हो, जे में हम करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए उन एटम्स को जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, वो एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, पहले उनको आइडेंटिफाई करके बैलेंस कर दो वहीं पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है आपको। उसके बाद हम मीडियम देखते हैं, मैं एसिडिक मीडियम दिया था उससे बता रही हूँ। अगर मीडियम एसिडिक होता है तो प्लीज ध्यान देना, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले पानी डाल के, जहां पे कम ऑक्सीजन है उधर उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स डाल दो, फिर पानी ऐड करते हैं, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ आयन्स को डालकर, और जो चार्ज है वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा, जो चार्ज है बेटा वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, तो इसको फॉलो करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन आई थिंक ऑडियो वीडियो इज फाइन, कोई भी इशू हो तो प्लीज पूछ सकते हो मुझसे। नेक्स्ट देखो, कहता है एक मेटल आयन है Mn+ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है D5, ठीक है। कंबाइन करता है 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ, किसके साथ, 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ, ठीक है। अज्यूमिंग डेल O जो है वो लेस है पेयरिंग एनर्जी से, यानी ऑक्टा CFSE ऑक्टाहेड्रल फील्ड की कम है, पेयरिंग एनर्जी, पेयर कराने का खर्चा ज्यादा है, यानी कि ये जो गैप है कम है, ज्यादा नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर कुदा सकते हैं आराम से रादर देन पेयर कराने के। तो पूछ रहा है ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड, ओके, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द 3D ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स।
देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो, ये Mn प्लस जो दिया गया है ये एक सिंपल मेटल आयन की बात कर रहा है, ये मैंगनीज नहीं है, इसको भाई मैंगनीज मत सोचना, ठीक है। Mn प्लस ये थोड़ा सा टाइपिंग इशू होगा, इट वुड हैव बीन लाइक दैट, ओके। कोई मेटल आयन है बेसिकली, Mn प्लस ऐसे दिया गया है। चलो तो अब पहले पार्ट की बात करते हैं। D5 कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है, ये ध्यान रखते हुए कि पेयरिंग का खर्चा ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कराएंगे, ऊपर भेजेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G3 और Eg2। बोलो कर सकते हो, T2G3 और Eg2 जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, एंड ऐसा डायग्राम बनेगा। प्रॉपरली आप दिखा सकते हैं पूरा CFSE डायग्राम अगर हमें दिखाना है तो हम पूरा यहाँ से शुरू करेंगे कि जब लिगेंड अप्रोच नहीं किया है, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 और 5 कर सकते हो, सॉरी, हाँ जी, एनी इशू नहीं। अब जब स्फेरिकल फील्ड अप्लाई होता है तो 5 के 5 जो D है उनको एक्साइट करा देगा, 1 2 3 4 5 मेटल, ठीक है। जैसे जैसे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आए फिर स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है, उसको पता चलता है एक्सिस वालों की एनर्जी तो बढ़ानी पड़ेगी और नॉन एक्सियल की कम, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G के अंदर और 2 हमारे Eg के अंदर, ये कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न बनता है। सॉर्टेड है, यस बना लेंगे। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो सेकंड पार्ट में बेटा क्योंकि कोई D जो है अंदर वाला D खाली नहीं हुआ है, क्योंकि इट वुड हैव बीन अ वीक फील्ड लिगेंड, तभी पेयरिंग नहीं करा पाया, तो वीक फील्ड लिगेंड अगर रहा होगा तो हमें पता है D खाली नहीं है, D खाली नहीं है अंदर का, तो बाहर के D यूज होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल बिकॉज पेयरिंग कराने का जो खर्चा है वो ज्यादा है ना, एक्साइट कराने से, तो आप रीजन भी यही देंगे कि डेलो जो है, सॉरी, जो डेलो है वो कम है बेसिकली पी से, ठीक है, ओके। So it is going to form an octahedral, it will form outer orbital complex, simple, yes, electron will not pair up. Next देखो, name the type of isomerism exhibited by this complex, ये complex किस तरीके की isomerism दिखाएगा, बताओ, ऐसा complex कैसी isomerism दिखा सकता है बेटा, बोलिए, yes everyone, किस तरीके की isomerism do you think this complex can show, यस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, बोलो यस। सो आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कैन बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे पढ़ो, देखो मैम ऑप्टिकल कैसे, देखो इधर कहता है ये जो मेटल आयन है ये 3 बाइडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लो MN ऐसे E3 इथाइलिन डायमीन 3 मान लो हमने ले लिया, ठीक है, लाइक दैट। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 3 इथिलीन डायमीन है तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो मेटल, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, तो ये इथिलीन डायमीन यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दिया हमने और एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक इथिलीन डायमीन ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, कोई प्लेन नहीं है। हाँ, इसकी एक मिरर इमेज भी होगी रिस्पेक्टिवली जो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है आराम से। सॉर्टेड है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगला मतलब इसी का पार्ट कहता है यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई A B C D एंड F इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो टेबल में दिया गया है कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, तो कहता है इसमें सेंट्रल मेटल आयन बताओ, तो यार कोबाल्ट ही है सेंट्रल मेटल आयन, बट चार्ज देखना पड़ेगा, 4 फ्लोरीन पे -4 आ रहा है और ओवरऑल -2 है, तो कोबाल्ट +2 के अंदर है, मेटल आयन इज कोबाल्ट 2+। कॉन्फ़िगरेशन खुद दे दी 3d7 है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है sp3 है, ज्योमेट्री बोल रहा है टेट्राहेड्रल है, तो कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बता दीजिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं, तो B की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है, A की वैल्यू क्या है कोबाल्ट 2+। चलो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में दिया गया है क्रोमियम 3+ है, कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एक बात बताओ 3d3 भाई D1 से लेके D3 तक, D1 D2 D3, इवन जब तुम D4 में भी जाते हो
एक पल के लिए देखो, प्लीज ध्यान देना, D1 D2 D3, ठीक है। इसमें तो D1 से लेके D3 तक तो फर्क ही नहीं पड़ता कैसा लीगेंड लिया है, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। D4 से D7 में सोचना पड़ता है तुमको, ठीक है। तो D3 है आंख बंद करके, कैसा लीगेंड है कैसा नहीं है मतलब ही नहीं है, अंदर D खाली पड़े हैं, तो क्या करेगा, कैसी हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, यस D2sp3 करेगा, ठीक है। अंदर D खाली है तभी ऑक्टाहेड्रल है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 रह जाएंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर इसीलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो जो D है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। जो C है हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, ठीक है। आगे देखो लास्ट में क्या बोलता है, थर्ड में बोल रहा है निकल टेट्रा कार्बोनिल है, निकल के इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछता है 3D8 4s2। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से बेटा क्या होगा, 4s के इलेक्ट्रॉन दोनों 3D में पेयर हो जाएंगे, D खाली नहीं होगा, तो बाहर का S यूज होएगा, 3p हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, E का आंसर ये होगा। F कहता है ज्योमेट्री, अगर मान लो sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, तो F इज टेट्राहेड्रल। बाकी पूरा टेबल फिल था। ओवरऑल ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सैम्पल पेपर कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम मुश्किल है सॉल्व करा दो, तो मेरा तो यही है मानना, मुश्किल नहीं है, लेंदी भले ही था। देखो लेंदी है बट क्वेश्चंस देने का आइडिया होता है सैम्पल पेपर में कि इस इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लो, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के अराउंड ही आएंगे। तो इसको मत सोचो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर एक्चुअली इतना ही लेंदी होगा, और इन केस लेंदी हो भी जाए तो अपनी वर्ड लिमिट को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे 2 मार्कर के क्वेश्चन में ओवर राइटिंग मत करना, टाइम सेव करना कि 5 मार्कर्स पे जब तक आओ या जब भी उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो तो यू गिव इट मोर टाइम ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो सेक्शन हम शुरू में अटेम्प्ट करते हैं हम उसमें ओवर राइटिंग कर देते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। कह रहा है राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2S। आयनिक इक्वेशंस हमें लिखनी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव है, ठीक है। चलिए एसिडिफाइड है तो H+ आयोन्स होंगे, रिएक्शन किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें है, क्रोमियम +6 में है, किसमें जाएगा, क्रोमियम 3+ में रिड्यूस होएगा। सल्फर -2 में है, इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर 0 में भेजता है। क्लियर है वाली चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देख लो बेटा इस रिएक्शन को। अब क्रोमियम क्या है, +6 में है ना। ध्यान से देखो क्रोमियम +6 से किस में गया, +3 में। तो एक क्रोमियम एटम में 3 का डिक्रीमेंट आया है। यहाँ पे कितने क्रोमियम एटम्स हैं, ध्यान से देखो 2 क्रोमियम एटम्स हैं, तो 2 में कितने का चेंज आ रहा होगा, एक में 3 का डिक्रीमेंट आया तो 2 में 6 का डिक्रीमेंट आएगा। पहले तो एटम को ही बैलेंस कर दो, 2 क्रोमियम है इधर 2 क्रोमियम लगा दो, ठीक है। अच्छा सल्फर -2 से किस में जा रहा है, 0 के अंदर है ना, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट आया, -1, -2 से -1 0 है ना, 2 का डिक्रीमेंट आया, 2 का इंक्रीमेंट आया, तो 2 जितना इंक्रीमेंट है उतना डिक्रीमेंट सेम होना चाहिए, तो 2 के इंक्रीमेंट को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ओवरऑल इंक्रीमेंट 6 का आए। तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो, ऐसे रेडॉक्स को बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है। ओके अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उन एटम्स को बैलेंस कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी बैलेंस कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम है, 7 ऑक्सीजन एटम है लेफ्ट हैंड साइड, तो 7 पानी डाल दो, ठीक है। अब जैसे 7 पानी डाला हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, तो कितने वाटर हो गए, 14, मतलब 7 वाटर से 14 हाइड्रोजन है किस साइड, वी आर हैविंग है ना, किस साइड, राइट हैंड साइड में 14H है। यहाँ पे कितने हैं, 6 यहाँ से आ रहे हैं, अच्छा एक यहाँ पे है तो 8H+ आयन लगा देते हैं। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, एक पूरी रिएक्शन बैलेंस करके दिखाई है ताकि तुमको बैलेंस रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन पहले हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया। एसिडिक मीडियम है तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, फिर पानी डाल के, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो H+ डाल के, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तुम चेक कर सकते हो। क्लियर है, चलो ये तो पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन अब खुद से करके देखना। देखो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम है और फेरस सल्फेट लिया गया है। फेरस सल्फेट में देखो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, क्रोमियम +6 से रिड्यूस होके किस में जाएगा, 3+ में, ठीक है।
आयरन +2 है, +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, 3+ के अंदर हो जाएगा, +2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में। क्रोमियम रिड्यूस हुआ +6 से +3, ठीक है। इसको भी ऐसे ही बैलेंस कर लेंगे। देखो 2 क्रोमियम एटम, यहाँ पे भी 6 से कितना हुआ है हमारा, देखो 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक क्रोमियम एटम में 3 का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है तो 6 का डिक्रीमेंट, ये कितने का इंक्रीमेंट है, 2 से 3, एक का इंक्रीमेंट है, तो इसको बैलेंस करो 6 से, तो 6 यहाँ लगा दो, 6 यहाँ लगा दो, लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे वही सेम कहानी, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो 7 पानी डाल दो, अब यहाँ पे क्या हुआ, 14 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 14 H+ डाल दो, रिएक्शन चार्ज ऑटो बैलेंस, समझ गए। तो ये बी पार्ट में दिया था, थोड़ा सा हमने क्लास 11 का रिडॉक्स को बैलेंसिंग को रिवाइज कर लिया। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है गिव द रीजंस द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। क्या रीजन हो सकता है, इथेनॉल को जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम pyridine के साथ रिएक्शन करते हैं, बोलो व्हाट कुड बी द रीजन। आप लिख कर भी देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन है, जैसे देखो ये हमारा इथेनॉल है, CH3 CH2OH, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 COCl, राइट। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं pyridine में, तो इस रिएक्शन में ना होता क्या है, ये देखो ये H अल्कोहल से और एसिड क्लोराइड का Cl बाहर निकलता है विच इज HCl, यहाँ से OCO CH3 बाकी CH3 CH2, ठीक है, देन यू हैव C डबल बॉन्ड OCH3, है ना, ऑक्सीजन भी होता है बीच में। हाँ तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ पे निकलने वाली स्पीशीज कौन है, एसिड है, HCl, ठीक है। तो HCl एसिड है तो बेस क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर हम pyridine को यूज करते हैं तो आंसर की फ्रेमिंग कैसे करोगे कि pyridine एक्चुअली एक बेस होता है, ठीक है। तो pyridine इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और फंक्शन ऑफ pyridine होता है जैसे रिएक्शन होगी HCl को रिमूव कर दे, HCl रिमूव हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, तो रिएक्शन राइट हैंड साइड मूव करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को आप सिंथेसाइज करा पाओगे, तो यील्ड आप बढ़ा सकते हो, समझो। तो इथेनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यहाँ पे साथ में हमें HCl मिलता है, तो pyridine combines, pyridine being a strong base, pyridine being a strong base helps to remove the HCl, increase the yield of product, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्रिसोल्स जो है ये लेस एसिडिक है फिनॉल से। क्रिसोल कौन सा है, ऑर्थोपैरा मेंशन नहीं किया, तो तुम कोई भी ले सकते हो जो तुमको सही लगता है, बस समझना है इसमें कि क्रिसोल में बात क्या कर रहा है, फिनॉल है, फिनॉल पे तुम मिथाइल मान लो, पैरा वाला हमने ले लिया। बस समझना ये है कि कम एसिडिक क्यों होता है फिनॉल से, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, ये फिनॉल है। देखो एसिडिक कैरेक्टर हम कंपेयर करते हैं बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, तो ये अगर मैं फिनॉक्साइड आयन देखूं, इस आयन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जबकि ऑर्थोक्रिसोल में हमने पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जहां पे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव दोनों ही एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो एक कॉन्जुगेट बेस को आप और इलेक्ट्रॉन्स देके अनस्टेबल कर रहे हैं, तो स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, फिनॉक्साइड आयन, तो इसीलिए क्रिसोल्स लेस एसिडिक है फिनॉल से, क्योंकि जो लगे हुए एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो फिनॉक्साइड आयन को थोड़ा डिस्टेबलाइज करते हैं, ओके। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप डू नॉट फेवर फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसीलिए वी विल गिव दिस रीजन। क्लियर है क्वेश्चन, एक बार बता दो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। हाँ जी क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट देखो, कहते हैं विलियमसन्स प्रोसेस जो है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, विलियमसन को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। Identify the alkyl bromide and sodium alkoxide used for the preparation of 2-ethoxy 3-methylpentane। देखो मिथ, प्लीज ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। हमने क्या किया, हमने बनाया पेंटेन, तो सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, 2-ethoxy 2-ethoxy, तो सेकंड पे इथॉक्सी OC2H5 लगा लेते हैं, ठीक है। 3 के ऊपर मिथाइल है तो चलो मिथाइल लगा लेते हैं, यहाँ यही है, देखो 2 पे इथॉक्सी है, 3 पे मिथाइल है, मिथ प्रोब्यूट पेंटेन, ये बनाना है
ठीक है। तो कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस में हम ईथर्स बनाते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो आइडेंटिफाई एल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। तो कौन सा एल्काइल ब्रोमाइड यूज करेंगे एंड एल्कोक्साइड अगर ये बनाना है। तो आपको क्या सोचना है, विलियमसन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कभी भी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड पे जब एल्कोक्साइड अटैक करने जाता है तो उसको बहुत बेकार फील होता है, कितनी रिपल्शन लग गई। तो ऐसे में ऐसे कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं, आप एल्कोक्साइड को बल्की कर दीजिए, वो चलेगा, एल्कोक्साइड को बल्की कर दीजिए, बट आप एल्काइल हैलाइड को बल्कि नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कट पॉइंट मार दो। पहले तो यहाँ से समझ लो कि ये हमारा ईथर हमें सिंथेसाइज करना है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो बल्कि वाला पोर्शन है उस पे हम एल्कोक्साइड बना दे। तो यहाँ C2H5 है जो, इसका तो बना दो एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड इसका बना दो। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उधर एल्कोक्साइड बना दो। देखो O-Na+, सोडियम एल्कोक्साइड हमने ये बना दिया। सोडियम एल्कोक्साइड बल्कि हो सकता है बट एल्काइल ब्रोमाइड बल्कि नहीं हो सकता। तो इसके कॉम्बिनेशन से हम इसे बनाएंगे, समझ गए हो, बोलो हाँ जी। तो एल्काइल ब्रोमाइड और सोडियम एल्कोक्साइड जो यूज करेंगे तो वी विल गिव दैट। तो आई थिंक क्लियर है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ईथर से बैक आके। क्या ये चीज क्लियर है, एक बार थम्स अप दे दो कि यस मैम। अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हम कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखो, सी पोर्शन में, सी पार्ट में पूछा गया है कन्वर्ट करिए टोलुइन को 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर। टोलुइन को 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में, तो प्लीज ध्यान देना, टोलुइन हमारे सामने है, ओके। 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना क्या चाहते हैं, बेंजोइक एसिड है, थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को लगाना है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, साइड चेन ऑक्सीडेशन कर दो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम पढ़ते हैं। तो अगर टोलुइन है, टोलुइन में मुझे ग्रुप को सीधा देखो, साइड चेन ऑक्सीडेशन की एक ही कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक, ठीक है। करेंगे कैसे, KMnO4 ले लो, ठीक है, KMnO4 ले लो और आप इसका साइड चेन ऑक्सीडेशन कर दो, आप सीधा टोलुइन से बेंजोइक एसिड में आ जाओगे, आगे, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड में नाइट्रेशन करा दो, कितना मुश्किल है। नाइट्रेशन के लिए HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, तो आपने नाइट्रेशन कराया, क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जो है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। सही है ये चीज, बोलो कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इजी है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं बेंजीन को कन्वर्ट करिए मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन में। बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। आ जाओ, देखो एसिटोफिनॉन क्या है, ये, ठीक है, COCH3, और मेटा पोजीशन पर लेकर के आना है किसे, नाइट्रो को, ओके। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं, क्योंकि मेटा एक दूसरे के मेटा के रिस्पेक्ट में है। तो नाइट्रेशन अगर हम करा के एसिटाइलेशन कराएं, है ना, फ्रिडल क्राफ्ट, तो मेटा पर ही, नाइट्रो भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेजेगा, यस, एसाइलेशन करा देंगे, है ना, किधर भेजेगा, मेटा पर ही भेजेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रेशन करा देंगे बेंजीन का। नाइट्रेशन कराने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर अपना HNO3+ H2SO4 ले सकते हैं, बोलो यस। तो यहां से क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू हैव नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आप आराम से फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूविस एसिड। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है उसको नाइट्रो ग्रुप कहां भेजेगा, मेटा के ऊपर, है ना, COCH3। तो दिस इज द प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, यही बनाना था। ये दो कन्वर्जन इसमें दिए थे आई थिंक, है ना। इसमें एक चॉइस था, चॉइस में कहता है आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में विच वन विल गिव द हेल-वोल्हार-ज़िलिंगसी रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड है CH3COH। बेटा हेल-वोल्हार-ज़िलिंगसी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोजन का, होता है, यस और नो, एक बार बता दो जल्दी से, किस किस का, ब्रोमीन, अच्छा अपने रिएजेंट्स क्या है, जैसे ब्रोमीन आप ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ले सकते हैं, बोलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हीं का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसका नहीं हो सकता। अगर आप मान लो फॉर्मिक एसिड में तो होगा ही नहीं, ठीक है।
आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को ले लेंगे। अब आप हेल्वोलाजे लिंक सी करिए, ब्रोमीन, रेड फास्फोरस, बस इतना भी लिख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन डाल दो, तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, कर सकते हो। ओके, गिव सुटेबल एंड, अच्छा रिएक्शन भी पूछा था उसने तो देना पड़ेगा। रिएक्शन लिखेंगे कैसे, देखो बोलेंगे क्या हम, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है इनको हेलोजिनेट करते हैं अल्फा पोजीशन पे, जब क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। बी कहता है alcohols are acidic but they are weaker acids than water। alcohol acidic तो है but ये weaker acids हैं पानी से। yes, arrange various isomers of butanol in the increasing order of their acidic nature। तो कहता है butanol, ब्यूटेनॉल के अलग अलग आइसोमर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए उनके एसिडिक नेचर के। तो बता सकते हो, बोलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी एवरीवन, जल्दी सारे आइसोमर्स को लिख के एक बार बता दो कि किस ऑर्डर में आप लगाओगे। यस, ब्यूटेनॉल, एक नॉर्मल ब्यूटेनॉल हमने बना लिया, और आइसोमर्स बना दे मैम, आप ही बना दो सारे। CH3, CH2, CH, अच्छा यहाँ पे लगा दो सेकंड पोजीशन पे OH। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो। और क्या कर सकते हैं, CH3C टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, OH। एक और बना सकते हो CH3 CH2OH। प्लीज ध्यान दो, यही 4 बनेंगे, बताओ। हाँ जी, ऑर्डर में अरेंज करो, आंसर दो जल्दी सी। अच्छा, कभी कंफ्यूजन होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नाम अलग होते हैं, नाम देके आप कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा वीकर एसिड्स हैं पानी से, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कराना है, तो आपको सिंपल ये चीज देखनी है कि H यहाँ से निकल गया है, चलो यहाँ पे O माइनस है, तो ये पूरा एल्काइल चेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ऐसे ही O माइनस है, तो अब आप एल्काइल ग्रुप अटैच्ड के हिसाब से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये अब इसमें कितना एल्काइल ग्रुप है और किस इफेक्ट से बढ़ा रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे इसमें देखो टर्शियरी अल्कोहल में डायरेक्ट ही मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा। तो बता दो, सिंपल एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे कर सकते हो। यस, तो इसका सोल्यूशन बता देती हूँ सिंपल, देखो तो ये अलग अलग हमारे सामने बनेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल क्यों है, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड से। अब जो जितने हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये डिक्रीज करेंगे पोलैरिटी OH बॉन्ड की। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ऑल जो है सब में से ज्यादा एसिडिक रहेगा। सबसे बेकार कौन सा होगा, जो हमने अभी देखा है टर्शियरी वाला, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मिथ इथ प्रोप, 2 पे मिथाइल है, इधर टर्शियरी अल्कोहल वाला है ना, डायरेक्ट आप इसमें देखोगे 3 एल्काइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ब्यूटेन 1 ऑल में तो यू हैड एक प्राइमरी अल्कोहल जिसमें पूरा एल्काइल ग्रुप जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टिव से ही हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल था आपका सेकंड पे, फिर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं है ना डायरेक्टली अटैच्ड OH पे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना बढ़ के O नेगेटिव अनस्टेबल होगा। ठीक है, सॉर्टेड है ये वाली चीज। बोलो एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A which is a Grignard reagent is used to obtain 2 methyl butane 2 ol। ओके, अच्छा क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोब्यूट ब्यूटेन 2 ओल। कभी भी कंफ्यूजन होता है हमेशा ड्रॉ करके देख लो, हाइड्रोजन चाहे बेशक तुम बाद में लगा लो, उसका कोई पंगा नहीं है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जो एक ग्रेनार्ड रिएजेंट है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, यानी कि हमने एक टर्शियरी अल्कोहल बनाया, और टर्शियरी अल्कोहल विद अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कभी भी याद करो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम ग्रेनार्ड रिएजेंट लेते हैं सिर्फ वही प्राइमरी अल्कोहल बनता है, किसी और एल्डिहाइड के साथ ग्रेनार्ड रिएजेंट आपको सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और अगर आप कीटोन लेते हैं कीटोन के साथ ग्रेनार्ड रिएजेंट एक टर्शियरी अल्कोहल देता है। ओके, वेरी मच एविडेंट कि हमारे पास एक कीटोन रहा होगा, तो हो सकता है हम ये कीटोन ले सकते हैं, देखो ये कीटोन हो सकता है, और हम अब जो ग्रेनार्ड बनाकर लाएंगे उसको उसमें एल्काइल ग्रुप मिथाइल बना दे CH3MgBr। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा O माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
तो CH3CO माइनस CH3 इधर MgBr जाके जुड़ जाएगा, दिस इज CH2 CH3। अब इसमें H प्लस आयोन्स डाल दो, जैसे ही H प्लस आयोन डालोगे CH3 COH CH3 CH2 CH3, तो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड ओनली। ठीक है, कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो लेंदी, देखो क्वेश्चंस आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, थोड़ा लेंदी बेशक आप बोल सकते हो कि मैम हमें थोड़ा सा लेंदी लगा, बाकी क्वेश्चंस आर इजी। यस और नो? आसान लगे क्वेश्चंस, बताओ। ओके चलो नेक्स्ट देखो, कहता है अगला क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कैरी आउट किया था लैब में टू स्टडी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। 1 मोलर aqueous solution of aluminium nitrate and 1 molar aqueous solution of glucose was taken. From the figure identify solution 1 and solution 2. Give a possible reason for the following. तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया सॉल्वेंट सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2। ठीक है, हमारे सामने जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और ग्लूकोज है। तो मुझे बताओ जो वैन हॉफ फैक्टर है वो किसका ज्यादा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ज्यादा होगा या फिर ग्लूकोज का? ग्लूकोज जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो किसके लिए होगा बताओ? ग्लूकोज के लिए तो वैन हॉफ फैक्टर I is equal to 1 होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज हैविंग वैन हॉफ फैक्टर मोर देन 1। तो एक बात बताओ, जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका एक्सप्रेशन I इंटू KF इंटू M होता है, करेक्ट है? तो इसका मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो अगर I की वैल्यू एल्यूमिनियम नाइट्रेट के लिए ज्यादा है तो उसका डिप्रेशन भी ज्यादा ही होगा, बोलो हाँ जी। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज गोइंग टू शो अ ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसकी आई वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप खुद बताओ, ग्रेटर डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, तो कौन सा ग्राफ किसका होना चाहिए बताओ? यस, तो जो सोल्यूशन 2 है दैट शुड बी योर एल्यूमिनियम नाइट्रेट, है ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट होना चाहिए। जो सोल्यूशन 1 है वो हमारा ग्लूकोज होना चाहिए। यस और नो, बताओ एवरीवन? हाँ जी, करेक्ट, ओके चलिए आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सबके सॉल्यूशन भी डाल दिए सैंपल पेपर वाले, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर वाज फाउंड टू बी 2.46 atm एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर के सॉल्यूशन का आपको 2.46 atm दिया है। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 5 टाइम्स, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने सेम रखा है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू R इनटू T। पहले तो ध्यान रखो, कहता है हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन केन शुगर सॉल्यूशन बी डिक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले तो पाई का हमने एक्सप्रेशन लिखा, जो पाई की वैल्यू है वो 2.46 हमको दी गई है, यस करेक्ट। चलो मान लो जो पहली वॉल्यूम है ना, इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो V है। अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम V2 है जो डाइल्यूशन कर दिया 5 टाइम्स, तो वो 5 टाइम्स ऑफ V होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिवाइड करते हैं। देखो पाई 1 डिवाइड बाय पाई 2 किसके बराबर होगा, RT। देखो टेम्परेचर इसने बोला है सेम है, तो टेम्परेचर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, R तो है ही कांस्टेंट, कर सकते हैं। चलो पाई 1 कितना है, 2.46 है, पाई 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमको क्या दिए गए हैं, केन शुगर वाज फाउंड, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है सेम टेम्परेचर पे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी अपने क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो N अपॉन V इज इक्वल टू N अपॉन 5V हो जाएगा ये, बोलो। अब यहाँ से पाई 2 कितना आएगा, 0.528, यही आ रहा है, बोलो यस। चलो अब देखो, कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कैसे होएगा वॉल्यूम चेंज किए बिना। देखो टेम्परेचर को यूज करिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर का, तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके करेक्ट है, यस फाइन। कोई प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, आर वी करेक्ट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन?
हाँ जी, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, कहता है while giving intravenous injections to the patients, the doctors take utmost care of the concentration of the solution used. Why is it necessary to check the concentration of the solution? अब तुम्हें लगेगा अरे मैम ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, क्या ही दे दिया है हमें। देखो बिल्कुल सही बात है, एंड इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस जब पेशेंट्स को देते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गलत कंसंट्रेशन आप इन्फ्यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि सोल्यूशन जो है उसकी जो आप इंजेक्शन दे रहे हैं ना, द सोल्यूशन मस्ट हैव सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ ब्लड सेल्स। अगर मान लो कंसंट्रेशन अलग हुई तो श्रिंकिंग या स्वेलिंग हो सकती है ब्लड सेल्स में। जैसे देखो अगर सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इससे क्या होगा, मतलब सोल्यूशन जो आप दे रहे हो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और जो ब्लड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इससे क्या होगा, श्रिंकिंग हो जाएगी ब्लड सेल्स की, एंड फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। अगर कॉन्सेंट्रेशन लेस, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेस सोल्यूशन है तो इससे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी ब्लड सेल्स की, और दोनों ही डेंजरस सिचुएशंस हैं, तो इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एक सोल्यूशन है फिनॉल का दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 × 10⁻² kg ऑफ फिनॉल इन 1 kg बेंजीन, एक्सपेरिमेंटली 73% एसोसिएट हुआ है। तो फिनॉल का क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो एक रिएक्शन लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। या नॉर्मल तुम फिनॉल टाइम सेव करना है तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, C6H5OH, और एसोसिएट होके मिनिमम डाइमर ही बन रहा होगा, ठीक है। मतलब एक हाँ देखो, मतलब 2 यूनिट्स मिलकर एक बन गई है, ठीक है। तो इसके लिए अगर n की वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा, n की वैल्यू बोलो हाफ, ये डाइमर बन गया है, ठीक है। बना कितना, 1 डिवाइडेड बाय इनिशियली 2 यूनिट से, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कहता है कि अल्फा जो है 0.73 है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट रिकॉर्डेड। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है सोल्यूट सॉल्वेंट की, तो आपको क्या चाहिए, I की वैल्यू पहले चाहिए होगी, है ना। तो डेल्टा TF निकालने के लिए हमें तो I चाहिए कि मैम I क्या होगा, तो I का N से रिलेशनशिप होता है। देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है किसमें, एसोसिएशन में, 1 - I अपॉन 1 - N होता है, ठीक है। अच्छा अल्फा की वैल्यू 0.73 है, ओके, 1 - I अपॉन 1 - N, N क्या है, आधा है 0.5, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 0.635 है, एक बार चेक कर लो 0.635 ही आ रहा है, यस। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मोलालिटी, अब हमें पता है डेल्टा TF क्या होता है, I × KF × M, ठीक है। अब इसने और डेटा दिया है हमें, देखो इट वाज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग इतना kg ऑफ फिनॉल इन 1 kg ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही अमाउंट दी गई है, यस और नो, दोनों का ही इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है। और मोलालिटी क्या है, देखो मोलालिटी हम कैसे लिखते हैं, मोलालिटी होता है सोल्यूट के कितने मोल्स पड़े हैं kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अगर मान लो सॉल्वेंट हम मोल्स नहीं है तो मास अपॉन मोलर मास कर सकते हो, मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और अगर मान लो ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, वैसे तो किलो में ही दे रखा है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। एक बार सोल्यूशन दिखा देती हूँ। अच्छा हाँ देखो I आया 0.635। अब ये फॉर्मूला हमने लगाया तो हमारे सामने देखो KF की वैल्यू ओवर हेयर इज 5.12, ठीक है। जो सॉल्वेंट का आपको मास दिया गया है दैट इज 1 किलो, सॉल्यूट का मास 2 × 10⁻20 kg है, ग्राम में लेना आप ग्राम में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, 94 है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 0.691 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये वाला, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना था। तो ओवरऑल जो सैम्पल पेपर हमने पूरा सॉल्व किया है, आई वुड नॉट से कि ये मुश्किल था, बट डेफिनेटली इट वाज लेंदी पेपर। अगर ऐसा पेपर आता है एग्जाम में तो स्पीड वुड बी अ मैटर फॉर यू, तो प्लीज उस केस में आप सैम्पल पेपर को देखकर ही आप ये जज कर लो कि आपको किसी भी अगर लेंदी पेपर आता है तो सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ओवर राइटिंग करके, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
सेव योर टाइम, ठीक है। चलो, सो वन थिंग गाइज, अब आपका क्योंकि जेई का एग्जाम भी नियर है और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जो स्टूडेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करते हैं दे नियरली हिट 70 मार्क्स इन द थ्योरी एग्जाम। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कोई एक लेकर देख सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। साथ में अगर जेई अप्रैल की तैयारी करनी है तो आप एचपी गुरुकुल में भी एनरोल हो सकते हैं, सेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं उसमें, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। कोई भी कंफ्यूजन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।